पापा नहीं है। क्या आप मेरे पापा बन सकते हैं? 5 साल के बच्चे के मासूम सवाल ने रोहन मेहरा का सीना छलनी कर दिया। वह भारत फार्मा के स्ट्रेटेजिक हेड थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे एजोस्पर्मिया का निदान किया गया था और वह मानता था कि वह कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। लेकिन एक सहयोगी कंपनी के शिशुगृह में जिन 3 जुड़वां बच्चों से वह मिले, वे आश्चर्यजनक रूप से उनके बचपन की हूबहू नकल थे। गोल माथा, स्पष्ट आंखें और ध्यान केंद्रित करते समय जीभ बाहर निकालने की आदत भी। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि उस स्थान पर आपको बड़ी सफलता मिले। देर शरद थतू की शाम की हवा ठंडी महसूस हुई। रोहन मेहरा अस्पताल की पार्किंग में अपनी कार में काफी देर तक स्थिर बैठे रहे। इंजन बंद था और वह बस आगे घूर रहे थे। रोहन के हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। एजोस्पर्मिया, डॉक्टर की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, शांत और पेशेवर लहजे में, जैसे कि आज के मौसम के बारे में बात कर रहे हों। उन शब्दों ने रोहन के दिल पर भारी बोझ डाल दिया था। रोहन ने फिर से मेडिकल रिपोर्ट खोली। जटिल चिकित्सा शब्दावली के बीच शुक्राणु संख्या 0 शब्द स्पष्ट रूप से छपे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी बार देखा, संख्या वही रही, जैसे कि यह उनके अस्तित्व को ही नकार रही हो। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। पहले कुछ साल उन्होंने यह सोचकर इसे नज़रअंदाज कर दिया कि शायद अभी समय नहीं आया है। लेकिन 3 साल, फिर 4 साल बीत जाने के बाद उनके आसपास के लोगों का नज़रिया बदलने लगा। उनकी माँ श्रीमती इंदिरा अपनी बहू को चिंतित नज़रों से देखने लगी थीं और उनके पिता की प्रेमिका सुश्री माया खुले तौर पर ताने कसती थीं। आजकल की दुनिया में तुम लोग इतने व्यस्त क्या हो कि एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते? देखो, देव 3 बच्चों का पिता है, फिर भी वह कितना व्यस्त रहता है। माया की तीखी आवाज आज भी रोहन को याद थी, जो उस दिन हवेली के डाइनिंग टेबल पर गूंजी थी। उनकी पत्नी कविता ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा, जबकि रोहन शर्मिंदा होकर चुप रहे। वह माया का सामना नहीं कर सकते थे, जो उनके पिता की प्रेमिका और उनके सौतेले भाई की माँ थीं, और न ही वह अपनी पत्नी का ठीक से बचाव कर सकते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ और उसके बाद भी रोहन हमेशा चुप रहते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समस्या उनमें हो सकती है। रोहन ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद हो गईं। भारत फार्मा के स्ट्रेटेजिक हेड, चेयरमैन के दूसरे बेटे रोहन मेहरा, जिनकी क्षमताओं के लिए प्रशंसा की जाती थी, अब उन्हें अपना नाम अर्थहीन लग रहा था। एक आदमी के रूप में अपने मूल जैविक कार्य को करने में असमर्थ, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उन सभी विलासिताओं के कैसे हकदार थे जिनका उन्होंने आनंद लिया था। उनका फोन बजा। यह उनकी पत्नी थी। रोहन ने स्क्रीन को खालीपन से देखा और कॉल का जवाब दिए बिना उसे बजने दिया। फोन फिर से बजा। इस बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार फोन बजा तो रोहन ने कांपते हाथों से कॉल का जवाब दिया। हेलो, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं चिंतित थी। कविता की आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन रोहन को अपनी पत्नी की आवाज़ भी अजीब लग रही थी। ओह, माफ़ करना, मैं एक मीटिंग में था। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचूंगा। झूठ स्वाभाविक रूप से निकल गया। रोहन खुद पर हैरान थे। क्या वह इतनी आसानी से अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते थे, या इस क्षण से सब कुछ झूठ बनने वाला था? ठीक है, सुरक्षित रूप से घर आना। मुझे आज तुमसे कुछ बात करनी है। कविता की आवाज में एक अजीब सा उत्साह था, हमेशा की तुलना में थोड़ी ऊंची आवाज, थोड़ी तेज लय। रोहन ने यह नोटिस किया, लेकिन उनके पास यह सोचने का समय नहीं था कि इसका क्या मतलब है। कॉल खत्म करने के बाद रोहन ने एक बार फिर मेडिकल रिपोर्ट को देखा। रोहन ने कार स्टार्ट की। उन्हें घर जाना था, लेकिन एक्सीलेटर पर उनका पैर भारी लग रहा था। जिस सफर में सामान्य रूप से 40 मिनट लगते थे, आज उसमें 1 घंटे से ज्यादा लग गया। वह हर ट्रैफिक लाइट पर रुके और अनावश्यक रूप से लंबा रास्ता लिया। वह जितना हो सके हवेली पहुंचने में देरी करना चाहते थे। मेहरा हवेली मुंबई के बाहरी इलाके में एक शांत पहाड़ी पर स्थित थी। यह एक विशाल बगीचे, 1-2 मंजिला मुख्य भवन और एक अलग एनेक्सी के साथ एक बड़ी हवेली थी।
चेयरमैन श्री विक्रम मेहरा, उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा और रोहन और उनकी पत्नी मुख्य भवन में रहते थे, जबकि उनके सौतेले भाई देव, उनकी पत्नी और देव की मां सुश्री माया एनेक्सी में रहती थीं। वे एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य रेखा खिंची हुई थी। रोहन ने गेट पार किया और अपनी कार पार्क की। मुख्य भवन की ओर जाते हुए दालान से गुजरते हुए रोहन के कदम भारी महसूस हुए। लिविंग रूम से गुजरकर दूसरी मंजिल पर अपने बेडरूम की ओर जाने वाली सीढ़ियों के सामने रोहन रुक गए। दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हुए उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। आ गए तुम। कविता ने दरवाजा खोला। उनकी पत्नी ने हमेशा के विपरीत हल्का मेकअप किया हुआ था। उनके होठों पर मुस्कान थी और उनकी आंखें चमक रही थीं। यह देखकर रोहन का दिल डूब गया। यह एक ऐसा भाव था जो कह रहा था कि कुछ अच्छा हुआ है। रोहन को सहज रूप से पता चल गया। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी क्या कहने वाली है। हाँ, आ गया। क्या बात है? रोहन ने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज टूट गई। कविता ने अपने पति को एक अजीब भाव से देखा। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रहे। नहीं, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। रोहन ने अपनी जैकेट उतारकर कुर्सी पर रख दी। उन्होंने अपनी टाई ढीली की। वह अपनी सामान्य आदतों के अनुसार चले, लेकिन हर हरकत अजीब लग रही थी। कविता बिस्तर के किनारे बैठ गई और रोहन भी अपनी पत्नी के बगल में बैठ गए। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। सुनो, कविता ने पहले बोलना शुरू किया। उनकी पत्नी ने अपनी मुट्ठियां भींची और खोलीं। यह घबराहट का संकेत था। रोहन ने अपनी पत्नी को देखा। कविता के चेहरे पर प्रत्याशा और चिंता दोनों के भाव थे। क्या है? मैं आज अस्पताल गई थी। एक पल के लिए रोहन को लगा जैसे उनका दिल रुक गया हो। अस्पताल शब्द उनके कानों में गूंज उठा। रोहन ने जो रिमोट कंट्रोल पकड़ा हुआ था वह उनके हाथ से छूट गया और फर्श पर गिरने की आवाज असामान्य रूप से तेज थी। अस्पताल? क्या तुम बीमार हो? रोहन की आवाज कांप रही थी। कविता ने अपना सिर हिलाया। उनकी पत्नी ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं बीमार नहीं हूं, बस मैं हाल ही में अजीब महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने एक चेकअप करवाया और मैं गर्भवती हूं। समय जैसे रुक सा गया था, या कम से कम रोहन को ऐसा लगा। उन्होंने कविता के होठों को हिलते हुए देखा, लेकिन उसके बाद के शब्द उन्हें सुनाई नहीं दिए। रोहन के कान बज रहे थे। उनका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उनकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। गर्भवती। रोहन का दिमाग खाली हो गया। उस दोपहर अस्पताल से मिली मेडिकल रिपोर्ट उनके दिमाग में कौंध गई। एजोस्पर्मिया। रोहन बच्चा पैदा नहीं कर सकते, और अब उनकी पत्नी गर्भवती है। इसका क्या मतलब है? रोहन के दिमाग में केवल एक ही विचार आया। क्या हुआ? तुम हैरान हो? कविता ने अपने पति के कंधे हिलाए। रोहन तब होश में आए। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। कविता के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे। अच्छी खबर देने के बाद अपने पति की अजीब प्रतिक्रिया से वह भ्रमित लग रही थीं। ओह, यह सच है? हाँ, 6 हफ्ते। अभी शुरुआती है, लेकिन यह पक्का है। कविता ने अपने बैग से एक अल्ट्रासाउंड तस्वीर निकाली। स्क्रीन के बीच में एक छोटा सा बिंदु था। उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर इशारा किया। यह हमारा बच्चा है। यह अभी छोटा है, लेकिन यह निश्चित रूप से यहां है। रोहन ने तस्वीर ले ली। उनके हाथ कांप रहे थे। तस्वीर में छोटा सा बिंदु धुंधला लग रहा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वे खुशी के आंसू नहीं थे। विश्वासघात, क्रोध और निराशा की मिश्रित भावनाएं आंसुओं में फूटने वाली थीं। हम आखिरकार माता पिता बनने वाले हैं। हमने 6 साल इंतजार किया। 1 मिनट रुको। रोहन ने अपनी पत्नी को बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज ठंडी हो गई थी। कविता ने हैरान होकर अपने पति को देखा। क्या 1 मिनट रुको? क्या यह सच में मेरा बच्चा है? खामोशी छा गई। एक लंबी, भारी खामोशी। कविता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह अविश्वास के भाव ने ले ली। तुम यह क्या कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या यह बच्चा सच में मेरा है? बेशक, अगर यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो किसका होगा? कविता की आवाज कांप रही थी। यह क्रोध और दर्द से भरी आवाज थी, लेकिन रोहन रुक नहीं सके। उस दोपहर से जमा हुए संदेह और चिंताएं फूट पड़ीं। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता,
तुम यह क्या कह रहे हो? मैं आज अस्पताल गया था। मेरा चेकअप हुआ। पता चला कि मुझे एजोस्पर्मिया है। कविता ने खालीपन से अपने पति को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी। एजोस्पर्मिया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे पास कोई शुक्राणु नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और अब तुम गर्भवती हो। इसका कोई मतलब है? शांत हो जाओ। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। क्या अस्पताल ने कोई गलती की है? नहीं, ये पक्का है। मैंने दोबारा जांच करवाई। रोहन ने अपने बैग से मेडिकल रिपोर्ट निकालकर अपनी पत्नी के सामने फेंक दी। कागज हवा में लहराया और फर्श पर गिर गया। कविता ने उसे उठाया। रिपोर्ट पढ़ते हुए उनकी पत्नी के हाथ कांप रहे थे। यह जरूर कोई गलती है। तुम बिल्कुल ठीक हो। तथ्य यह है कि हमारे 6 साल से कोई बच्चा नहीं था। बस इसलिए था क्योंकि समय सही नहीं था। समय सही नहीं था। 6 साल तक? हाँ, ऐसा हो सकता है। दुनिया में ऐसे कई जोड़े हैं। कविता रोने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज टूट गई। लेकिन रोहन शांत रहे। या उन्होंने शांत रहने का नाटक किया। सच तो यह है कि रोहन का अंतर्मन बिखर रहा था। तो फिर समझाओ, अगर मुझे एजोस्पर्मिया है तो तुम गर्भवती कैसे हो गईं? मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारा बच्चा है। तुम इतनी निश्चित कैसे हो सकती हो? क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और आदमी नहीं था। कविता चिल्लाई। उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका गला रुंध गया और वह ठीक से बोल नहीं पा रही थीं। रोहन ने उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने अपना दिल कठोर कर लिया। संदेह निश्चितता में बदल रहा था। उसी क्षण उन्होंने दरवाजे के बाहर किसी की आहट सुनी। कोई दालान से गुजर रहा था। ऐसा लगा जैसे वे रुक गए हों। वे दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी बातचीत सुन रहे थे। इस बीच एनेक्सी में माया और देव एक दूसरे के सामने बैठे थे। देव अभी अभी मुख्य भवन से लौटे थे। सौतेले भाई ने अपनी मां को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मां, मैंने रोहन के कमरे से कुछ दिलचस्प सुना। क्या सुना? माया की आंखें चमक उठीं। देव ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। रोहन कह रहा है कि उसे एजोस्पर्मिया है, लेकिन कविता गर्भवती है। एक पल के लिए माया के होठों पर मुस्कान फैल गई। माया ने अपने बेटे से आंखें मिलाईं। यह वह क्षण था जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार माया ने फुसफुसाया। देव ने भी सिर हिलाया। आखिरकार एक दरार दिखाई दी है। दोनों की आंखों में यह विश्वास था कि उनकी लंबे समय से चली आ रही योजना को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। मुख्य भवन में रोहन और कविता एक दूसरे पर संदेह करते हुए बिखर रहे थे, जबकि एनेक्सी में माया और देव अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे थे। मेहरा हवेली में रात गहरी हो रही थी, लेकिन इस परिवार की पीड़ा अभी शुरू ही हुई थी। एनेक्सी के लिविंग रूम की खिड़की पर खड़ी होकर मुख्य भवन की ओर देखते हुए माया के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। वह दूसरी मंजिल पर रोहन के कमरे से आती हल्की रोशनी देख सकती थी। उस कमरे में रोहन और कविता एक दूसरे पर संदेह करते हुए बिखर रहे होंगे। माया ने अपनी वाइन का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। मीठा और कड़वा स्वाद उनकी जीभ पर टिका रहा। बिल्कुल बीते सालों की तरह माया सोफे पर आराम से बैठ गई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, 30 साल पहले की यादें ताज़ा हो गईं। 25 साल की माया भारत फार्मा के मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं, एक आलीशान बार रिनाइसेंस में काम करती थी। यह चमकदार झाड़फानूसों के नीचे शानदार कपड़े पहनकर मेहमानों का स्वागत करने का काम था। रात 10 बजे के बाद बार जीवंत हो उठता था। सूट पहने अधेड़ उम्र के पुरुष व्हिस्की ऑर्डर करते और दिन भर का तनाव दूर करते थे। माया उनकी कहानियां सुनती, मुस्कुराती और कभी-कभी हल्के फुल्के मजाक करती। माया के हाथ सुंदर थे। जब वह अपनी पतली सफेद उंगलियों से व्हिस्की का गिलास घुमाती तो पुरुष उनके स्पर्श से मोहित हो जाते। माया की मुस्कान भी आकर्षक थी। जब वह अपने होंठ थोड़े उठाती तो उनकी आंखों के कोनों में प्यारी सी झुर्रियां पड़ जातीं और पुरुष उस पर अपना दिल हार बैठते। माया अपनी सुंदरता से अच्छी तरह वाकिफ थी और वह जानती थी कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन माया को सिर्फ ध्यान आकर्षित करने से ज्यादा कुछ चाहिए था। माया ने इस बार में काम करते हुए कई पुरुषों को देखा था। अमीर व्यवसायी, प्रसिद्ध डॉक्टर, यहाँ तक कि राजनेता भी।
उन सभी ने माया में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन किसी ने भी उनका दिल नहीं जीता। माया को एक निश्चित भविष्य चाहिए था। वह गरीबी से बचना चाहती थी, एक शानदार हवेली में रहना चाहती थी और लोगों की ईर्ष्या का पात्र बनना चाहती थी। फिर एक रात विक्रम मेहरा बार में आए। 35 साल के विक्रम ने एक साफ सुथरा काला सूट पहना हुआ था। वह लंबे थे और उनके कंधे चौड़े थे। उनका चेहरा तीखा था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। सबसे बढ़कर विक्रम का आभा मंडल अलग था। अन्य मेहमानों के विपरीत उन्होंने वास्तविक शक्ति वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास दिखाया। माया ने बार मैनेजर से पूछा, वह मेहमान कौन है? वह चेयरमैन विक्रम मेहरा हैं। आप भारत फार्मा को जानती हैं, है ना? वह उस कंपनी के चेयरमैन हैं। मैनेजर के शब्दों से माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। भारत फार्मा देश की अग्रणी दवा वितरण कंपनियों में से एक थी। माया ने उस कंपनी का नाम कई बार समाचारों में सुना था। क्या वह शादीशुदा है? हाँ, उनकी पत्नी एक प्रमुख परिवार से हैं। तो तुम क्यों दिलचस्पी ले रही हो? मैनेजर शरारती ढंग से मुस्कुराया। माया बस थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन माया के दिमाग में गणनाएं पहले से ही चल रही थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शादीशुदा है। जो मायने रखता है वह उस आदमी की शक्ति है। माया विक्रम की मेज पर गई। उन्होंने ट्रे पर व्हिस्की का गिलास रखकर सावधानी से कदम बढ़ाए। आपकी व्हिस्की सर, माया ने नरम आवाज में कहा। विक्रम ने माया को देखने के लिए सिर उठाया। यह एक संक्षिप्त नजर थी, लेकिन माया ने विक्रम की आंखों में दिलचस्पी पढ़ी। धन्यवाद, विक्रम ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। माया मुस्कुराई और पीछे हट गई, लेकिन उस रात वह महसूस कर सकती थी कि विक्रम की निगाहें उसका पीछा कर रही हैं। अगले हफ्ते विक्रम फिर से बार में आए, और उसके अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते। विक्रम हमेशा एक ही सीट पर बैठकर व्हिस्की पीते थे, और जब माया पास आती तो वह स्वाभाविक रूप से बातचीत शुरू कर देते। आज बहुत भीड़ है। हाँ, यह सप्ताहांत है। क्या यह मुश्किल नहीं है? यह ठीक है, मुझे इसकी आदत है। यह एक संक्षिप्त बातचीत थी, लेकिन माया ने उन क्षणों को संजोया। वह धीरे धीरे विक्रम के करीब आ रही थी। 3 महीने बाद विक्रम बार बंद होने तक रुके रहे। जब अन्य सभी मेहमान चले गए थे और माया सफाई कर रही थी। क्या तुम भूखी नहीं हो? विक्रम ने पूछा। माया ने रुककर विक्रम को देखा। थोड़ी सी। चलो कुछ खाते हैं। देर रात का नाश्ता। माया का दिल धड़क उठा, लेकिन बाहर से उन्होंने शांत रहने का नाटक किया। ठीक है। वे पास के एक छोटे से रेस्तरां में गए। वे एक शांत कोने में बैठ गए। तुमने यहां कब से काम करना शुरू किया? विक्रम ने पूछा। 2 साल हो गए। क्या यह मुश्किल नहीं है, इतनी देर रात तक काम करना? शुरू में यह मुश्किल था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। और माया एक पल के लिए रुकी। विक्रम ने माया को देखा। और मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। माया रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। विक्रम ने भी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उस रात के बाद उनका रिश्ता तेजी से विकसित हुआ। विक्रम अक्सर बार में आते थे, और बार बंद होने के बाद वे एक साथ समय बिताते थे। वे ड्राइव पर जाते, किसी शांत रेस्तरां में खाना खाते, या कभी कभी होटल के लाउंज में बात करते। विक्रम ने माया को अपनी कहानियां सुनाई। कंपनी चलाने की कठिनाइयां, प्रतिस्पर्धियों के साथ संघर्ष, और कभी कभी उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बात की। लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी इंदिरा के बारे में बात की तो विक्रम का भाव अजीब तरह से बदल गया। यह स्नेह का भाव नहीं था, लेकिन यह असंतोष से भरा भी नहीं था। यह कर्तव्य की भावना जैसा महसूस हुआ। 6 महीने बाद विक्रम ने माया को एक प्रस्ताव दिया। काम क्यों नहीं छोड़ देती? क्या? मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट दूंगा, तुम वहां आराम से रह सकती हो। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वह पहला कदम था जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। सच में, मुझे तुम्हें हर रात इतनी देर तक काम करते देखना मुश्किल लगता है। विक्रम के शब्दों में ईमानदारी थी। माया ने प्रभावित होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद। लेकिन माया के मन में कुछ और ही था। यह तो बस शुरुआत है। मैं धीरे धीरे और करीब जाऊंगी। विक्रम ने अपना वादा निभाया। उन्होंने उसे दक्षिण मुंबई में एक अपार्टमेंट दिया। यह अरब सागर की ओर देखने वाला एक ऊंची इमारत वाला अपार्टमेंट था। माया वहां चली गई।
उन्होंने बार में काम करना भी छोड़ दिया। नए अपार्टमेंट के लिविंग रूम की खिड़की से अरब सागर दिखाई देता था। माया ने नज़ारे को देखकर मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। यह काफी नहीं था। माया को और भी बहुत कुछ चाहिए था। मैं विक्रम की पत्नी बनना चाहती हूं। मैं भारत फार्मा की मालकिन बनना चाहती हूं। लेकिन हकीकत कठोर थी। विक्रम सप्ताह में 2 या 3 बार माया से मिलने आते थे। काम खत्म होने के बाद देर रात को वह नशे में धुत होकर दरवाजे की घंटी बजाते और माया हमेशा मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती। वे एक साथ रात बिताते और सुबह विक्रम चले जाते। वह घर लौटते अपनी पत्नी इंदिरा के पास। 1 साल बीत गया। माया की चिंता बढ़ने लगी। विक्रम कहते थे कि वह माया से प्यार करते हैं, लेकिन वह उसे कभी भी किसी सार्वजनिक समारोह में नहीं ले गए। विक्रम के दोस्त भी माया को नहीं जानते थे। माया को पूरी तरह से छिपाकर रखा गया था। एक रात माया ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? विक्रम सोफे पर बैठे अपनी टाई ढीली कर रहे थे। माया के सवाल पर उन्होंने सिर उठाया। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम कब तलाक ले रहे हो? एक पल के लिए विक्रम के हाथ रुक गए। टाई ढीली करते हुए उनके हाथ हवा में रुक गए। विक्रम ने सीधे माया की आंखों में देखा। उनका भाव कठोर हो गया। तलाक? हाँ, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें तलाक लेना होगा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपनी टाई सोफे पर फेंक दी और अपना विस्की का गिलास उठाया। एक घूंट लेने के बाद उन्होंने ठंड से कहा, मैं तलाक नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं? इंदिरा मेरी पत्नी है। वह भारत फार्मा को एक साथ चलाने में मेरी भागीदार है। माया का दिल डूब गया, लेकिन वह हार नहीं मान सकती थी। तो फिर मैं क्या हूं? विक्रम एक पल के लिए चुप रहे। उन्होंने विस्की का एक और घूंट लिया और जवाब दिया, तुम हो। इसका क्या मतलब है? तुम प्यार चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, लेकिन यह इंदिरा से अलग है। यह कैसे अलग है? विक्रम का चेहरा जूनेमेंड असुविधाजनक लग रहा था। शराब के प्रभाव के कारण या नहीं, उनके शब्द कठोर हो गए। तुम जैसी औरत सिर्फ एक खिलौना है। तुम भारत फार्मा की मालकिन बनने के लायक नहीं हो, समझी? माया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका दिल जम गया हो। मैं क्यों लायक नहीं हूं? इंदिरा एक प्रमुख परिवार से है। उसने एक अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक की है और फ्रांस में भी पढ़ाई की है। वह अच्छी तरह से शिक्षित है और उसमें शिष्टता है। वह भारत फार्मा की मालकिन के रूप में उपयुक्त है। विक्रम बोलते रहे। हर शब्द माया के सीने में चुभ रहा था। तुम एक बार में काम करने वाली लड़की हो। तुम्हारे पास कोई शिक्षा या पृष्ठभूमि नहीं है। यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन यह एक व्यक्तिगत भावना है। इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। माया के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ में गिलास हिल रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी कमजोर नहीं दिखेगी। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जैसा तुम चाहो वैसा समझो। मैं तुम्हें कई बार बता सकता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन यह शादी से अलग मामला है। विक्रम ने लापरवाही से जवाब दिया, जैसे कि यह एक सामान्य बात हो। माया ने उस रात कुछ नहीं कहा। विक्रम जल्द ही सो गए। माया सो नहीं सकी और खिड़की से बाहर देखने लगी। अरब सागर की बत्तियां धुंधली लग रही थीं। आंसुओं के कारण। मैं उसके लिए क्या हूं? बस एक खिलौना? कोई ऐसा जिसे वह कभी भी फेंक सकता है? गुस्सा बढ़ गया। उसी समय अपमान की भावना ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया, लेकिन माया ने उन भावनाओं को दबा दिया। इसके बजाय उसने कुछ और सोचा। ठीक है, अगर प्यार से काम नहीं चलेगा तो मुझे दूसरा रास्ता खोजना होगा। मैं किसी भी तरह से विक्रम का बच्चा पैदा करूंगी, तब मैं भारत फार्मा में अपनी जगह बना सकती हूं। उस दिन से माया ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। उसने गर्भवती होने की कोशिश की। जब भी वह विक्रम के साथ होती, वह मौके की तलाश में रहती। लेकिन विक्रम पूरी तरह से सावधान थे। नशे में होने पर भी, बेतहाशा भावुक क्षणों में भी। विक्रम ने कभी कोई गलती नहीं की, जैसे कि यह एक सहज प्रवृत्ति हो। वह सावधान थे। कई महीने बीत गए। माया गर्भवती नहीं हुई। उसकी अधीरता बढ़ गई। यह काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे और क्या करने की जरूरत है? 1 और साल बीत गया।
अभी भी कोई गर्भधारण नहीं हुआ। माया निराश होने लगी। फिर एक दिन उसने विक्रम और इंदिरा की तीसरी शादी की सालगिरह की पार्टी के बारे में सुना। यह भारत फार्मा के मुख्यालय के बड़े सभागार में भव्य रूप से आयोजित होने वाली थी। माया को निश्चित रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था। पार्टी के दिन माया सभागार के बाहर दूर खड़ी थी। उसने अपनी कार से नज़ारा देखा। लग्जरी कारें लाइन में लगी हुई थीं। सूट पहने पुरुष और शानदार कपड़े पहने महिलाएं इमारत में दाखिल हुईं। उनमें से सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली इंदिरा थीं। शैंपेन गोल्ड ड्रेस पहने हुए इंदिरा विक्रम का हाथ पकड़कर अंदर आईं। ड्रेस सुंदर ढंग से चमक रही थी और इंदिरा की मुस्कान शालीन थी। वे एक आदर्श जोड़ी थे। माया ने कार के अंदर से उन्हें देखा, अपने नाखूनों से अपनी हथेली को खोदते हुए। उसने इतनी जोर से दबाया कि उसकी हथेली पर अर्धचंद्राकार निशान बन गया। खून निकलने लगा था। पार्टी शुरू हो गई। माया कार से बाहर निकली और इमारत के बाहर घूमने लगी। कांच की खिड़कियों से वह पार्टी हॉल देख सकती थी। झाड़ फानूसों की रोशनी में लोग हंस रहे थे और बात कर रहे थे। विक्रम ने माइक्रोफोन पकड़ा। माया ने अपनी सांस रोककर देखा। आज यहां आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी पत्नी इंदिरा के साथ बिताए 3 साल मेरे जीवन का सबसे अनमोल समय रहे हैं। विक्रम की आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से बाहर तक सुनाई दी। माया का दिल सिकुड़ गया। मेरी पत्नी भारत फार्मा की असली मालकिन है। वह एकमात्र महिला है जो हमारी कंपनी का नेतृत्व करने के योग्य है। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। इंदिरा शर्म से मुस्कुराई और अपना सिर झुका लिया। विक्रम ने इंदिरा का हाथ पकड़ा। वे दोनों एक साथ मुस्कुराए। माया उस पल को कभी नहीं भूल सकती थी। एकमात्र महिला, असली मालकिन। वे शब्द माया के कानों में गूंज रहे थे। और मैं क्या हूं? बस कुछ भी नहीं। गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन माया चिल्लाई नहीं, वह रोई भी नहीं। इसके बजाय वह अपनी कार में वापस गई और पागलों की तरह स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। बार बार, बार बार। उसने तब तक मुक्का मारा जब तक कि उसके हाथ लाल न हो गए। मैं बदला लूंगी। मैं निश्चित रूप से बदला लूंगी। माया ने उस रात एक संकल्प लिया। प्यार खत्म हो गया था। अब जो बचा था वह सिर्फ बदला था। कुछ दिनों बाद माया ने एक नई योजना बनानी शुरू कर दी। अगर विक्रम उसे सीधे तौर पर बच्चा नहीं दे रहे थे तो उसे दूसरा रास्ता खोजना होगा। माया की नज़र विक्रम के सचिव श्रीकांत पर पड़ी। श्रीकांत 31 साल का था। वह 180 सेमी से ज्यादा लंबा था और उसके कंधे चौड़े थे। उसका शरीर विक्रम जैसा था। उसके चेहरे की विशेषताओं में भी कुछ समानताएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीकांत विक्रम के सबसे करीबी सहयोगी थे। माया ने श्रीकांत का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने उसके आने जाने का समय, उसके पसंदीदा स्थान और यहां तक कि उसके शौक का भी पता लगा लिया। और उसने संयोग का नाटक करते हुए श्रीकांत से अक्सर मिलना शुरू कर दिया। ओह श्रीकांत जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? माया ने एक उज्ज्वल आवाज में कहा। श्रीकांत ने आश्चर्य से सिर घुमाया। आह मैडम, मतलब माया जी। श्रीकांत माया को जानता था। वह यह भी जानता था कि वह विक्रम की प्रेमिका है, इसलिए वह सतर्क था। हाँ, मैं भी यहाँ पास में खरीदारी करने आई थी। मैं भी खरीदारी करने आया था। यह एक अजीब बातचीत थी, लेकिन माया ने परवाह नहीं की। उसने स्वाभाविक रूप से श्रीकांत के बगल में चलते हुए बातचीत जारी रखी। श्रीकांत जी, चेयरमैन साहब की सेवा करना मुश्किल होगा, है ना? नहीं, यह ठीक है। झूठ। मुझे सब पता है। चेयरमैन साहब कितने सख्त हैं। माया मुस्कुराई। श्रीकांत भी सावधानी से मुस्कुराया। उस दिन के बाद माया और श्रीकांत कभी कभी मिलते थे। यह संयोग नहीं था, यह माया की योजना थी। जब भी वे मिलते, माया दोस्ताना व्यवहार करती और श्रीकांत में दिलचस्पी दिखाती। 3 महीने बाद श्रीकांत भी माया के प्रति थोड़ा खुलने लगा था। उसकी सतर्कता कम हो गई थी। श्रीकांत जी, आप बहुत काबिल हैं। मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब भी आप पर बहुत भरोसा करते हैं। माया ने एक ईमानदार आवाज में कहा। श्रीकांत शर्म से मुस्कुराया। मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूं। श्रीकांत जी के बिना चेयरमैन साहब कितने मुश्किल में होंगे।
प्रशंसा सुनकर श्रीकांत का चेहरा खिल उठा। माया ने उस पल को जाने नहीं दिया। कई महीने और बीत गए। माया और श्रीकांत का रिश्ता और भी करीब हो गया। वे एक साथ कॉफी पीते और हल्का भोजन करते। श्रीकांत ने माया को अपनी चिंताएं बताना शुरू कर दिया। सच कहूं तो मैं भी एक दिन स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ एक सचिव के रूप में नहीं जी सकता। बेशक श्रीकांत जी, आप बड़े काम करने में सक्षम हैं। माया ने श्रीकांत के सपनों को हवा दी। श्रीकांत माया की बातों में यूं ज्यादा डूबता गया और अंत में माया ने श्रीकांत को एक प्रस्ताव दिया। यह एक शांत कैफे में था। माया ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। श्रीकांत जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या बात है? श्रीकांत ने उत्सुकता से पूछा। माया ने एक पल के लिए झिझकने का नाटक किया और उसने सावधानी से कहा, चेयरमैन साहब, मुझे नीचा दिखाते हैं क्या? वह मुझे सिर्फ एक खिलौने के रूप में देखते हैं। वह मुझे कभी भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। माया की आवाज कांप रही थी। यह एक अभिनय था, लेकिन यह असली लग रहा था। मैं भी एक बच्चा पैदा करने के लायक हूं, लेकिन चेयरमैन साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है। श्रीकांत असहज लग रहा था। ऐसी बातें सुनना उसे असहज कर रहा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको एक बड़ा इनाम दूंगी, माया ने रहस्यमय ढंग से कहा। श्रीकांत की आंखें डगमगा गईं। क्या? श्रीकांत जी, आप भी भारत फार्मा में ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं अगर आप मेरे साथ हैं। माया का प्रस्ताव अस्पष्ट लेकिन शक्तिशाली था। श्रीकांत सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद श्रीकांत ने माया से संपर्क किया। मुझे आपकी ठीक से कैसे मदद करनी चाहिए? माया के होठों पर मुस्कान फैल गई। योजना का पहला चरण सफल रहा। ऐसे समय होते हैं जब चेयरमैन साहब शराब पीकर घर नहीं जा पाते, है ना? तब उन्हें मेरे घर ले आओ। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही काफी है। श्रीकांत ने नहीं सोचा था कि यह कोई बड़ी बात है। वह पहले से ही कभी कभी विक्रम को माया के घर ले जाता था। ठीक है, धन्यवाद श्रीकांत जी। माया ने अगले चरण की तैयारी की और मौका जल्द ही आ गया। मौका उम्मीद से जल्द ही आ गया। 2 हफ्ते बाद विक्रम एक क्लाइंट के साथ शराब पीने गए। यह एक महत्वपूर्ण अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक थी। माया ने श्रीकांत को पहले से ही संपर्क कर लिया था। आज चेयरमैन साहब बहुत ज्यादा पिएंगे, उन्हें मेरे घर ले आना। ठीक है। श्रीकांत का जवाब संक्षिप्त था। माया ने फोन काट दिया और तैयारी करने लगी। उसने स्नान किया, इत्र लगाया और अपना बेडरूम साफ किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह घबराहट और प्रत्याशा की मिश्रित भावना थी। रात 11 बजे के बाद श्रीकांत का फोन आया। हम अभी निकल रहे हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। 30 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। माया ने दरवाजा खोला। श्रीकांत विक्रम को सहारा दे रहा था। विक्रम पूरी तरह से नशे में था। उसकी आंखें धुंधली थीं और वह लड़खड़ा रहा था। अंदर ले आओ। श्रीकांत विक्रम को बेडरूम में ले गया। उसने विक्रम को बिस्तर पर लिटा दिया। विक्रम तुरंत सो गया। वह खर्राटे लेने लगा। जैसे ही श्रीकांत जाने लगा, माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रीकांत जी। श्रीकांत ने पीछे मुड़कर देखा। माया की आंखें गंभीर थीं। आपको मेरी विनती याद है ना? हाँ, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। माया की आवाज धीमी और हताश थी। श्रीकांत झिझका, लेकिन माया ने श्रीकांत का हाथ पकड़ लिया। मेरी मदद करो प्लीज। श्रीकांत का विवेक डगमगा गया। कई महीनों तक माया के करीब रहने के बाद श्रीकांत को भी माया के प्रति भावनाएं विकसित हो गई थीं और माया द्वारा वादा किया गया इनाम भी उसके दिमाग में था। लेकिन चेयरमैन साहब को पता नहीं चलेगा। वह नशे में है और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। माया सही थी। विक्रम बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। उस रात माया और श्रीकांत एक साथ थे। योजना के अनुसार अगली सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो माया उसके बगल में लेटी हुई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। विक्रम चौंक कर बैठ गया। पिछली रात क्या हुआ था? माया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने विक्रम को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। आपको याद नहीं है? हम। विक्रम ने अपना सिर पकड़ लिया। हैंगओवर के कारण उसका सिर दर्द कर रहा था।
उसे पिछली रात की कोई याद नहीं थी। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। हाँ, हम। माया ने रहस्यमय ढंग से अपने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। विक्रम घबरा गया। परिस्थितियों को देखते हुए वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि कुछ हुआ था। माफ करना, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा नशे में था। विक्रम बिस्तर से उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। वह जल्दी से घर से निकल गया। माया ने विक्रम की पीठ को देखते हुए अपने होंठ काट लिए। यह तो बस शुरुआत है। माया ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी। उसने बाथरूम में कांपते हाथों से टेस्ट किया। 2 लाइनें दिखाई दीं। यह पॉजिटिव था। माया टेस्ट किट लेकर बैठ गई। आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे। वे जीत और राहत के मिश्रित आंसू थे। आखिरकार आखिरकार मैंने कर दिखाया। कुछ दिनों बाद माया ने अस्पताल में एक औपचारिक जांच करवाई। वह 6 हफ्ते की गर्भवती थी। डॉक्टर ने उसे एक अल्ट्रासाउंड तस्वीर दिखाते हुए समझाया, बधाई हो, यह एक स्वस्थ बच्चा है। माया ने अल्ट्रासाउंड तस्वीर ले ली। माया ने उस तस्वीर को काफी देर तक देखा। ये बच्चा मेरा हथियार होगा। माया ने विक्रम को फोन किया। चेयरमैन साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या है? मैं अभी व्यस्त हूं, हमें मिलना ही होगा। यह एक जरूरी बात है। विक्रम ने एक सांस ली, लेकिन उसने माया की आवाज में गंभीरता महसूस की। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। उस शाम विक्रम माया के अपार्टमेंट में आया। वह थका हुआ लग रहा था। क्या बात है? बैठ जाइए। माया ने सोफे की ओर इशारा किया। विक्रम बैठ गया। माया विक्रम के सामने बैठी और एक गहरी सांस ली। मैं गर्भवती हूं। एक पल के लिए विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या? मैं 6 हफ्ते की गर्भवती हूं। यह तुम्हारा बच्चा है। विक्रम अविश्वासी लग रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। क्या तुम निश्चित हो? हाँ, मैंने अस्पताल में इसकी पुष्टि की है। माया ने एक अल्ट्रासाउंड तस्वीर निकालकर विक्रम को दी। विक्रम ने तस्वीर ले ली। उसने काफी देर तक तस्वीर को देखा। उस रात, हाँ, उस रात विक्रम को याद नहीं था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यह होना ही था। उसने सोचा कि उसने नशे में गलती की है। डीएनए टेस्ट करवाओ। विक्रम की आवाज ठंडी हो गई थी। माया ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। ठीक है, करवा लो। माया ने शांति से जवाब दिया। वह बिल्कुल भी नहीं डरी थी। वह पहले से ही तैयार थी। अगले दिन विक्रम ने अपने सचिव श्रीकांत को बुलाया। मैं तुमसे एक जरूरी काम करवाना चाहता हूं। बताइए। चेयरमैन साहब, मुझे एक डीएनए टेस्ट करवाना है। मेरे डीएनए सैंपल और माया के भ्रूण के सैंपल की तुलना करनी है। श्रीकांत का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया, लेकिन विक्रम ने यह नोटिस नहीं किया। एक अस्पताल ढूंढो और टेस्ट करवाओ, चुपचाप। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी। श्रीकांत ने विक्रम का डीएनए सैंपल लिया और उसने माया से संपर्क किया। वह टेस्ट करवाना चाहता है। मुझे पता है। माया और श्रीकांत मिले। यह एक शांत कैफे में था। हम क्या करेंगे? श्रीकांत ने चिंतित आवाज में पूछा। माया शांत थी। ये बच्चा, जैसा कि आप शायद पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, यह श्रीकांत जी का बच्चा है। अब आप क्या करेंगे? क्या? चेयरमैन साहब के डीएनए सैंपल को श्रीकांत जी के सैंपल से बदल दो। माया ने श्रीकांत का हाथ पकड़कर फुसफुसाया। लेकिन यह, श्रीकांत जी, आप भी इस बच्चे के पिता हैं। हमें मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। माया के शब्दों ने श्रीकांत को निशब्द कर दिया। वह पहले ही एक ऐसी नदी पार कर चुका था जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता था। इस बच्चे को चेयरमैन साहब का असली बच्चा बना दो। तब श्रीकांत जी का बच्चा भारत फार्मा का उत्तराधिकारी बन जाएगा। यह बुरा नहीं है ना? माया का तर्क चालाक था। इसने श्रीकांत के लालच को जगाया। क्या सच में ऐसा होगा? मैं गारंटी देती हूं, मुझ पर विश्वास करो। सोचने के बाद श्रीकांत ने सिर हिलाया। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 1 हफ्ते बाद टेस्ट के नतीजे आ गए। यह 99.9% मैच था। विक्रम ने परिणाम पत्र लिया और काफी देर तक खालीपन से खड़ा रहा। इस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वह वैज्ञानिक परीक्षण के परिणामों को नकार नहीं सकता था। यह सच में मेरा बच्चा है? विक्रम ने खुद से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं थीं। खुशी से ज्यादा घबराहट थी। विक्रम फिर से माया से मिला। मैंने टेस्ट के नतीजे देखे। तो यह मेरा बच्चा है।
विक्रम ने भारी आवाज में कहा। माया ने शांति से सिर हिलाया। बेशक, लेकिन मैं इंदिरा को तलाक देने का इरादा नहीं रखता, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चे को तुम्हारे बच्चे के रूप में स्वीकार किया जाए। माया की आवाज में जीत का भाव था। विक्रम ने यह महसूस किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जब बच्चा पैदा होगा तो मैं बच्चे के खर्च की जिम्मेदारी लूंगा। और विक्रम एक पल के लिए रुका। वह सोच में लग रहा था। तुम उसका नाम क्या रखोगी? देव। देव मेहरा। इसका मतलब है देवताओं द्वारा मदद। माया ने वह नाम बताया जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था। विक्रम ने सिर हिलाया। अच्छा नाम है। 10 महीने बीत गए। माया ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। वह देव था। विक्रम अस्पताल में बच्चे को देखने आया। एक छोटे लाल चेहरे वाला बच्चा रो रहा था। विक्रम ने मिश्रित भावों से बच्चे को देखा। मेरा बेटा, विक्रम ने बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी। माया ने यह महसूस किया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। जो मायने रखता था वह यह था कि देव को विक्रम के बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। मैं इस बच्चे की अच्छी परवरिश करूंगी, माया ने बच्चे को गोद में लेकर कहा। विक्रम ने जवाब देने के बजाय सिर्फ सिर हिलाया। लेकिन माया की योजना में एक बड़ी समस्या आ गई। विक्रम की असली पत्नी इंदिरा भी गर्भवती हो गई। देव के जन्म के 3 महीने बाद इंदिरा ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रोहन था। यह खबर सुनकर माया गुस्से से कांप उठी। वह अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में अकेले रोई। नहीं, उसे एक बेटी होनी चाहिए थी। वह एक बेटा क्यों है? माया को हर रात बुरे सपने आते थे। सपने में देव रोहन से पीछे रह जाता था। चिंता ने माया को जकड़ लिया। मुझे देव की रक्षा करनी है। मैं उसे उत्तराधिकारी का पद खोने नहीं दे सकती। जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े हुए, माया की चिंताएं हकीकत बन गईं। रोहन हर तरह से बेहतर था। वह पहले चला, पहले बोला। किंडरगार्टन में वह शिक्षकों का पसंदीदा था। प्राथमिक विद्यालय में वह क्लास मॉनिटर था। वह पढ़ाई में अच्छा था और खेल में भी। दूसरी ओर देव औसत था। नहीं, वह औसत से भी बदतर था। उसकी पढ़ाई औसत थी और वह खेल में अनाड़ी था। वह लोगों के साथ घुलने मिलने में भी अजीब था। विक्रम दोनों बेटों की तुलना करने लगे। देव, तुम रोहन की तरह क्यों नहीं हो सकते? रोहन क्लास मॉनिटर है, तुम क्यों नहीं हो सकते? रोहन से कुछ सीखो। विक्रम का हर शब्द देव के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था। देव जूनहमंद अंतर्मुखी हो गया। माया ने ऐसे देव को देखकर दिल टूट गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। क्षमता का अंतर स्पष्ट था, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। मुझे देव को उत्तराधिकारी बनाना है। माया ने देव को हर तरह की शिक्षा दी। उसने उसे अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के लिए ट्यूटर दिए। उसने उसे ताइक्वांडो, तैराकी और पियानो भी सिखाया, लेकिन देव ने किसी भी चीज में कोई विशेष प्रतिभा नहीं दिखाई। इस बीच रोहन स्वाभाविक रूप से बड़ा हुआ। उसे विशेष रूप से मजबूर नहीं किया गया। उसने खुद पढ़ाई की और खेल खेले। दोस्तों के साथ घुलना मिलना भी स्वाभाविक था। जब दोनों बच्चे मिडिल स्कूल में थे तो अंतर और भी बढ़ गया। रोहन स्कूल में अव्वल आया। वह छात्र परिषद का अध्यक्ष चुना गया और एक राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। देव औसत दर्जे के अंकों पर बना रहा। वह छात्र परिषद के चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन हार गया। वह एक प्रतियोगिता में गया, लेकिन प्रारंभिक दौर में ही बाहर हो गया। विक्रम की निराशा बढ़ती गई। देव, अगर तुम ऐसे ही रहे तो क्या होगा? एक शाम विक्रम ने देव को हवेली के स्टडी रूम में बुलाया। माया भी वहां थी। चेयरमैन साहब, माया ने विक्रम को रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपना हाथ हिलाया। जैसी मां वैसा बेटा। विक्रम के शब्दों ने माया के सीने में छुरा घोंपा। अपमान की भावना ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। देव ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। रोहन से कुछ सीखो। तुम दोनों मेरे बेटे हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों में इतना अंतर क्यों है। विक्रम ने एक सांस लेकर कहा। माया ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। रात हो गई। एनेक्सी में वापस माया अकेले रोई।
उसने अपना चेहरा तकिए में दबा लिया और चुपचाप रोई। ऐसा क्यों है? देव रोहन जितना अच्छा क्यों नहीं हो सकता? निराशा की भावना ने उसे जकड़ लिया। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। वह हार नहीं मान सकती थी। मुझे दूसरा रास्ता खोजना होगा। रोहन को नीचे खींचने का एक तरीका, और वह तरीका उम्मीद से जल्दी मिल गया। यह तब था जब देव 29 साल का था। देव ने शादी कर ली और उसके 3 बच्चे थे। लेकिन एक मेडिकल चेकअप में उसे एक चौंकाने वाला परिणाम मिला, एजोस्पर्मिया। देव बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो फिर देव के 3 बच्चे किसके थे? क्या देव की पत्नी का अफेयर था? माया ने उस रहस्य को दफन कर दिया। जो मायने रखता था वह यह था कि देव के बच्चे थे। अगर देव को एजोस्पर्मिया नहीं होता तो उसने अपनी बहू को तुरंत बाहर निकाल दिया होता। लेकिन अब जब उसे एजोस्पर्मिया था तो यह एक ऐसी स्थिति थी जिसके लिए आभारी होना चाहिए। लेकिन रोहन की शादी को 6 साल हो गए थे और उसका कोई बच्चा नहीं था। यह एक मौका है। माया ने एक नई योजना बनानी शुरू कर दी। देव की एजोस्पर्मिया रिपोर्ट को रोहन की रिपोर्ट से बदलना। माया ने उस ईदी आछा उसकी पास के लिए अस्पताल का पता लगाया जहां रोहन जाता था, और वहां उसने एक नर्स को रिश्वत दी। इस मेडिकल रिपोर्ट को उस व्यक्ति के परिणामों से बदल दो, मैं तुम्हें 3 लाख रुपये दूंगी। नर्स ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन माया द्वारा दी गई राशि को मना करना मुश्किल था। ठीक है, लेकिन यह पूरी तरह से गोपनीय होना चाहिए। बेशक योजना सफल रही। रोहन को यह झूठा निदान मिला कि उसे एजोस्पर्मिया है, और आज यह खबर आई कि रोहन की पत्नी कविता गर्भवती है। माया ने मुख्य भवन की ओर देखकर मुस्कुराया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। अब कविता से छुटकारा पाने और रोहन को बर्बाद करने का समय है। तब देव एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। माया ने अपनी वाइन का गिलास खाली कर दिया और एक नया गिलास भरा। लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव भी शुरू ही हुआ था। माया ने अपने बेटे देव को बुलाया। अब समय आ गया है हमारे लिए आगे बढ़ने का। माया ने अपना कॉफी कप नीचे रखा। उसने अपनी उंगलियों से मेज पर थपथपाया। आप क्या करने जा रही हैं? हमें कविता से छुटकारा पाना होगा। सीधे तौर पर। देव की आंखें बड़ी हो गईं। माया ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं रोहन को खुद कविता को छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। कैसे? हमने जो कंपनी का पैसा गबन किया है वह याद है? देव का चेहरा कठोर हो गया। माया और देव कई सालों से एक कागजी सहयोगी कंपनी के माध्यम से भारत फार्मा से धन निकाल रहे थे। क्या आप उसे कविता के नाम पर स्थानांतरित करने जा रही हैं? खाते और खाते दोनों। तो फिर भाभी एक गबनकर्ता बन जाएंगी। और माया एक पल के लिए रुकी और सीधे देव की आंखों में देखा। हम उस पर व्यभिचार का भी आरोप लगाएंगे। कैसे? हम तस्वीरें फोटोशॉप कर सकते हैं। आजकल तकनीक बहुत अच्छी है। देव अपनी मां की योजना से कांप उठा। यह विस्तृत और क्रूर थी। मैं इसे तैयार करूंगा। देव ने सिर हिलाया और स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर देव की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलीं। उसने रात भर काम किया। उसने अकाउंटिंग प्रोग्राम खोला और नंबरों में हेरफेर किया। उसने कविता का नाम दर्ज किया और लेन देन का इतिहास बनाया। उसने ऐसा दिखाया जैसे सहयोगी कंपनी से कविता के खाते में पैसा गया हो। उसने तस्वीर का काम एक पेशेवर को सौंपा। उसने एक कागजी कंपनी के संचालक के रूप में काम पर रखे गए एक व्यक्ति के बगल में बैठी हुई एक कार में एक साथ और एक होटल के सामने चलते हुए तस्वीरें बनाईं। उसने प्रकाश के कोण को समायोजित किया, छाया को समायोजित किया और रिजोल्यूशन को समायोजित किया। यह एक ऐसा काम था जो किसी को भी मूर्ख बना सकता था। 1 हफ्ते बाद भोर में देव ने प्रिंटर से मुद्रित दस्तावेजों का एक ढेर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि ये दस्तावेज एक परिवार को नष्ट कर देंगे। हो गया। देव ने अपनी मां के दरवाजे पर दस्तक दी। माया गाउन पहने हुए दरवाजा खोलने आई। मुझे दिखाओ। माया ने एक एक करके जांच की। उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उत्तम। लेकिन अभी नहीं। कब? थोड़ा और देखो। रोहन और कविता को और लड़ने दो और रोहन को पहले विस्फोट करने दो। इस बीच मुख्य भवन में शीत युद्ध जारी रहा।
कविता को लगा कि उसका पति उससे बच रहा है। जब भी वह बात करने की कोशिश करती तो वह संक्षिप्त रूप से जवाब देता या बिल्कुल भी नहीं देता। वे डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठते, लेकिन वे आंखें नहीं मिलाते। रोहन हर रात करवटें बदलता। वह सो नहीं पाता था। मेडिकल रिपोर्ट और उसकी पत्नी की गर्भावस्था की खबर उसके दिमाग में घूमती रहती थी। एजोस्पर्मिया, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन कविता गर्भवती है। रोहन इस तथ्य को कभी उजागर नहीं कर सकता था। अगर उसके पिता को पता चल गया तो क्या होगा? वह निश्चित रूप से उत्तराधिकार की दौड़ से बाहर हो जाएगा। उसके भाई देव के 3 बच्चे थे, जबकि उसे एजोस्पर्मिया था। उसके पिता निश्चित रूप से देव को चुनेंगे। कविता सच में निर्दोष हो सकती है, लेकिन इसे साबित करने के लिए, जांच शुरू करने के लिए, मुझे अपने एजोस्पर्मिया का खुलासा करना होगा। वह ऐसा नहीं कर सकता था। शायद इसे यहीं खत्म करना बेहतर है। रोहन को लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है, लेकिन उसने अपना मन बना लिया। वह कविता पर शक करेगा, उससे दूर रहेगा और अंत में उसे छोड़ देगा। सुनो, एक शाम कविता ने हिम्मत की। रोहन अपने स्टडी रूम में दस्तावेज देख रहा था। हमें बात करने की जरूरत है। किस बारे में? यह क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कविता की आवाज कांप रही थी। रोहन ने दस्तावेजों से नजर नहीं हटाई। यह क्या है? तुम मुझसे बच रहे हो। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मैं व्यस्त हूं। झूठ। तुम मुझसे नाराज हो। कविता अपने पति के पास गई। रोहन ने अपनी कुर्सी पीछे धकेल दी, जिससे दूरी बन गई। मैं नाराज नहीं हूं। तो फिर क्या है? तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? मैं तुम्हें अभी देख रहा हूं। तुम सच में? चलो फिर से टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर भी इंसान हैं, वे गलती कर सकते हैं। कविता ने अपनी आवाज ऊंची की। रोहन ने एक सांस लेकर अपनी कलम नीचे रख दी। मैं थक गया हूं। आज रात बस सो जाओ, भागो मत, प्लीज। कविता की आंखों में आंसू भर आए। रोहन ने उसे देखा और उसका दिल दुख गया, लेकिन उसने अपना मुंह फेर लिया। हम कल बात करेंगे। रोहन स्टडी रूम से बाहर निकल गया। कविता वहीं बैठ गई। आंसू बहने लगे। कई दिन और बीत गए। माहौल और भी खराब हो गया। माया ने सही समय चुना। आज, उसने देव से कहा। देव ने सिर हिलाया। शाम को विक्रम ने एक पारिवारिक बैठक बुलाई। वे सभी मुख्य भवन के लिविंग रूम में इकट्ठा हुए। विक्रम और इंदिरा सोफे पर बैठे थे और रोहन और कविता उनके सामने बैठे थे। देव और माया अलग अलग कुर्सियों पर बैठे थे। कविता गर्भवती है ना? विक्रम ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी। हाँ पिताजी, रोहन ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया। तो फिर माहौल ऐसा क्यों है? यह एक अच्छी बात नहीं है। रोहन ने जवाब नहीं दिया। विक्रम की आंखें तीखी हो गईं। क्या कुछ है? खामोशी छा गई। तब देव ने सावधानी से बोलना शुरू किया। पिताजी, मुझे कुछ कहना है। तुम क्या हो? यह रोहन से संबंधित है। देव के शब्दों पर रोहन ने अपने भाई को घूरा। देव ने खेद व्यक्त करने वाला भाव बनाया। मुझे संयोग से पता चला। देव ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। उसने उसे विक्रम को दिया। यह क्या है? विक्रम ने फाइल खोली। यह एक अकाउंटिंग लेजर था। यह नंबरों से भरा था। कंपनी का पैसा गायब हो गया है, कई सालों से, गुणवत्ता नियंत्रण टीम के माध्यम से। क्या? विक्रम उछल पड़ा। इंदिरा भी हैरान थी और उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। यह एक कागजी सहयोगी कंपनी के माध्यम से निकाला गया था। लेकिन देव ने एक और दस्तावेज निकाला। यह भाभी के नाम के खाते में चला गया। एक पल के लिए कविता उछल पड़ी। क्या? यहां देखो। देव ने बैंक स्टेटमेंट दिखाया। कविता का नाम लिखा हुआ था और एक बड़ी जमा राशि दर्ज की गई थी। मेरा ऐसा कोई खाता नहीं है। कविता की आवाज कांप रही थी। तुम्हारा कोई खाता नहीं है? यहां तुम्हारा नाम और आधार नंबर भी है। किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया है। पहचान की चोरी? तो फिर क्या यह भी पहचान की चोरी है? देव ने तस्वीरें निकालीं। उसने उन्हें मेज पर फैला दिया। कविता एक अपरिचित व्यक्ति के साथ एक रेस्तरां में बैठी हुई, एक कार में एक साथ और एक होटल की लॉबी में एक साथ चलते हुए तस्वीरें थीं। यह आदमी कागजी कंपनी का संचालक है। वह कविता से अक्सर मिलता था। यह आदमी कौन है? मैं उसे नहीं जानती। कविता ने तस्वीरें उठाईं।
उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि तस्वीरें हिल रही थीं। तस्वीर में महिला निश्चित रूप से वह थी, लेकिन कविता को ऐसा कोई दृश्य याद नहीं था। यह फोटोशॉप है। किसी ने तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की है। क्या तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि यह फोटोशॉप है? देव ने ठंड से पूछा। कविता निशब्द हो गई। विक्रम ने एक एक करके तस्वीरों को देखा। उसका चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ कांप रहे थे। रोहन। हाँ पिताजी, क्या तुम इसके बारे में जानते थे? रोहन ने तस्वीरों को घूरा। यह उसकी पत्नी एक और आदमी के साथ थी। रोहन को लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है। तो यह सच था। रोहन को अब यकीन हो गया। उसकी पत्नी ने एक और आदमी से मुलाकात की और वह उस आदमी के बच्चे से गर्भवती थी। मुझे नहीं पता था, रोहन ने ठंड से जवाब दिया। सुनो, मुझ पर विश्वास करो, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। कविता अपने पति से लिपट गई, लेकिन रोहन ने अपना मुंह फेर लिया। उसने कविता का हाथ झटक दिया। इतने सारे सबूत हैं। रोहन की आवाज कांप रही थी। वह अपने वाक्य को पूरा नहीं कर सका। विक्रम ने मेज पर मुक्का मारा। तुरंत जांच करो। पूरी गुणवत्ता नियंत्रण टीम की। जी पिताजी। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। कविता को कंपनी में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक घर पर रहो। प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कविता रो पड़ी। यह जांच के बाद ही पता चलेगा। विक्रम अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। बैठक इस तरह समाप्त हुई। कविता अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था। कौन, क्यों, कौन ऐसा कर रहा है? सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। एक हफ्ता बीत गया। रोहन ने जांच का आदेश दिया, लेकिन उसने गहराई से जांच नहीं की। उसने केवल सतही तौर पर जांच की। वह डर गया था कि अगर उसने और जांच की तो उसका अपना रहस्य उजागर हो जाएगा। जांच पूरी हो गई है। रोहन अपने पिता के स्टडी रूम में गया। विक्रम ने दस्तावेज ले लिए। नतीजा, कविता के नाम का खाता वास्तव में मौजूद है। इसमें 50 लाख रुपये हैं और गुणवत्ता नियंत्रण टीम को कविता द्वारा अधिकृत धोखाधड़ी वाले दस्तावेज मिले। तो विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। उसे तुरंत निकाल दो। जी पिताजी। और रोहन? हाँ, तलाक। हम अपने परिवार में ऐसी औरत को नहीं रख सकते। रोहन एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है। उस रात रोहन अपने कमरे में लौट आया। कविता बिस्तर पर बैठी थी। जांच पूरी हो गई है। रोहन की आवाज भारी थी। तो सब कुछ सच साबित हुआ है, इसलिए अब हार मान लो और इसे स्वीकार कर लो। पिताजी ने तुम्हें निकालने का आदेश दिया है। और रोहन रुका। उसने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। कविता को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। क्या? मुझे लगता है कि यह सही काम है। तुम सच में मुझ पर विश्वास नहीं करते? कविता ने कांपती आवाज में पूछा। रोहन ने जवाब नहीं दिया। खामोशी ही जवाब थी। क्यों? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम ठीक से जांच क्यों नहीं करते? कविता चिल्लाई। रोहन चौंक गया। मैंने जांच की। झूठ। यह ऐसी जांच नहीं है जिसे एक हफ्ते में खत्म किया जा सके। तुम कुछ छिपा रहे हो, है ना? कविता का अंतर्ज्ञान तेज था। रोहन ने अपना मुंह फेर लिया। मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं। सबूत स्पष्ट हैं, बस इतना ही। झूठे। कविता रो पड़ी। रोहन उसे नहीं देख सका। वह कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन कविता को तलाक के कागजात मिले। आंसू उसकी आंखों को धुंधला कर रहे थे और वह शब्द नहीं पढ़ पा रही थी। उसने कागजात पर हस्ताक्षर किए। कविता ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और सामने के दरवाजे से बाहर चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एनेक्सी की दूसरी मंजिल की खिड़की से माया ने उसे नीचे देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। खत्म हो गया। उसके बगल में खड़े देव ने भी सिर हिलाया। रोहन भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो फिर तुम एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाओगे। हाँ मां। हवेली के गेट से बाहर निकलकर कविता धीरे धीरे चली। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसे कसकर पकड़ लिया। मैं इस बच्चे की रक्षा करूंगी और एक दिन मैं सच्चाई को उजागर करूंगी। कविता की आंखों में दृढ़ संकल्प था। 5 साल बीत गए। कविता को अब आरुषि के नाम से जाना जाता था।
जिन लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया था, उनसे डरकर उसने अदालत में अपना नाम बदलवा लिया और 3 जुड़वां बेटों को जन्म दिया। जैसे ही उसने 3 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, वह रोहन के पास दौड़कर जाना चाहती थी और उसकी आंखों में देखकर चिल्लाना चाहती थी, देखो, ये मेरे बच्चे हैं, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। रोहन के अंतिम रूप को देखते हुए उसे लगा कि भले ही वह उसके सामने 3 जुड़वां बच्चों को पेश करे, भले ही डीएनए टेस्ट हो, वह चिल्लाएगा कि यह सब झूठ है। इसलिए आरुष ने अपनी बेगुनाही का सबूत खोजने का फैसला किया। उसे भारत फार्मा की एक सहयोगी कंपनी में नौकरी करते हुए 3 साल हो गए थे। उसने एक वेयरहाउस गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ के रूप में काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से विश्वास अर्जित किया। वह वेयरहाउस के फोरमैन श्री शर्मा के इतनी करीब हो गई थी कि वे कॉफी पीते हुए बात करते थे, और वह सेवानिवृत्त प्रबंधक श्री गुप्ता से भी अक्सर मिलती थी और पुराने मुख्यालय की कहानियां सुनती थी। लेकिन आरुषि का असली मकसद कुछ और था, सच्चाई को उजागर करना। आरुषि अक्सर देर रात तक काम करती थी। अन्य कर्मचारियों के चले जाने के बाद वह अकेले रहती और पुराने लेन देन के रिकॉर्ड खंगालती। ये उस समय के रिकॉर्ड थे जब उसे भारत फार्मा से निकाल दिया गया था। एक रात आरुषि ने एक अजीब लेन देन की खोज की। अग्रणी लॉजिस्टिक्स, कोई डिलीवरी नहीं, केवल भुगतान। रिकॉर्ड में सूचीबद्ध अग्रणी लॉजिस्टिक्स नामक कंपनी ने वास्तव में कभी कोई सामान नहीं पहुंचाया था, लेकिन बड़ी रकम नियमित रूप से भुगतान की जा रही थी। यह एक क्लासिक शेल कंपनी थी। यह वह कंपनी है जो मेरे नाम पर बनाई गई थी। आरुषि का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। आरुषि ने अग्रणी लॉजिस्टिक्स के प्रतिनिधि का नाम जांचा, श्रीकांत। श्रीकांत, मैंने यह नाम कहीं सुना है। आरुषि ने अपनी याददाश्त को खंगाला और उसे याद आया। श्रीकांत चेयरमैन विक्रम मेहरा का पूर्व सचिव था। जब आरुषि भारत फार्मा में काम करती थी, तब उसने उसे कई बार देखा था। सवाल उठते रहे। आरुषि ने और गहराई से जांच की। अगले दिन से आरुषि ने श्रीकांत पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड एकत्र किए और परिचितों के माध्यम से जानकारी एकत्र की। सावधानी से लेकिन दृढ़ता से उसने जांच की। 2 महीने बाद आरुषि को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। श्रीकांत के खाते से एक और खाते में नियमित रूप से बड़ी रकम स्थानांतरित की जा रही थी। आरुषि उस खाते के मालिक की पहचान करने में सफल रही। माया। आरुषि के दिमाग में पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। माया और देव ने एक शेल कंपनी के माध्यम से कंपनी का पैसा गबन किया था और उन्होंने इसका दोष आरुषि पर मढ़ दिया था। सचिव श्रीकांत भी एक साथी था। क्यों? उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? आरुषि ने सोचा और जवाब स्पष्ट था। उन्हें मुझसे छुटकारा पाना था, रोहन को बर्बाद करने के लिए। माया देव को उत्तराधिकारी बनाना चाहती होगी। रोहन रास्ते में एक बाधा था, इसलिए उन्होंने रोहन की पत्नी आरुषि पर हमला किया। उन्होंने आरुषि को एक गबनकर्ता बनाया और उस पर व्यभिचार का भी आरोप लगाया, फिर उसे बाहर निकाल दिया। आरुषि गुस्से से भर गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ गए। कायर, बहुत कायर। लेकिन आरुषि ने अपनी भावनाओं को दबा दिया। अभी उसे शांत रहने की जरूरत थी। आरुषि ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने सावधानी से लेन देन के रिकॉर्ड की नकल की। उसने एक एक करके बैंक हस्तांतरण के विवरणों को व्यवस्थित किया। उसने श्रीकांत, माया और देव के बीच के संबंध का एक चार्ट बनाया। उसने हर रात काम किया। 3 जुड़वां बच्चों को सुलाने के बाद वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाती। उसने डेटा का विश्लेषण किया, लापता टुकड़ों को खोजा और पूरक सबूतों के बारे में सोचा। 3 महीने और बीत गए। आरुषि ने काफी मात्रा में सबूत इकट्ठा कर लिए थे। लेन देन के रिकॉर्ड, बैंक हस्तांतरण के विवरण और श्रीकांत और माया के बीच का संबंध। लेकिन आरुषि जानती थी, यह काफी नहीं था। मुझे और अधिक निर्णायक कुछ चाहिए। सबूत जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। आरुषि ने फिर से रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वेयरहाउस के फोरमैन श्री शर्मा ने आरुषि से पूछा, आरुषि जी, आप आजकल बहुत देर तक काम कर रही हैं, क्या कोई बात है? नहीं, बस कुछ बकाया काम पूरा कर रही हूं। बहुत ज्यादा मेहनत मत करो, तुम्हारे बच्चे भी हैं। धन्यवाद शर्मा जी।
आरुषि मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन उसने खुद से वादा किया, बस थोड़ा और मैं सच्चाई को उजागर कर सकती हूं। इस बीच जब आरुषि अपनी जांच जारी रखे हुए थी, मुख्यालय में बदलाव हो रहे थे। रोहन स्ट्रेटेजिक हेड के रूप में सहयोगी कंपनियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। वह नियमित निरीक्षण के लिए विभिन्न सहयोगी कंपनियों का दौरा कर रहा था और जल्द ही रोहन उसी सहयोगी कंपनी का दौरा करने वाला था जहां आरुषि काम करती थी। आरुषि ने यह खबर सुनी, उसका दिल डूब गया। रोहन आ रहा है? 5 साल में यह पहली बार था जब वह अपने पूर्व पति का सामना करने वाली थी। आरुषि ने कांपते हाथों से कैलेंडर की जांच की। यह 2 हफ्ते बाद था। अगर हम मिलते भी हैं तो कोई बात नहीं, भले ही वह मुझे मेरी वर्तमान स्थिति में देखे, रोहन मुझे नहीं पहचान पाएगा, आरुषि ने खुद को आश्वस्त किया। लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा टूट रहा था। रात में 3 जुड़वां बच्चों को सुलाने के बाद आरुषि आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे को देखा। वह 5 साल पहले से बहुत अलग दिख रही थी। उसने अपने बाल छोटे कटवा लिए थे और कोई मेकअप नहीं किया था। उसके चेहरे पर थकान स्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा मजबूत थीं। मैं बच गई और मैंने सच्चाई का पता लगा लिया, आरुषि ने खुद से वादा किया कि वह रोहन से मिलने पर भी नहीं हिलेगी। 2 हफ्ते तेजी से बीत गए। वह दिन आ गया जब रोहन को सहयोगी कंपनी का दौरा करना था। आरुषि हमेशा की तरह काम पर गई, लेकिन वह रोहन से मिलने से डर रही थी, इसलिए वह वेयरहाउस में काम करती रही और उससे बचती रही। वह उससे न टकराने के लिए सावधान थी। अगर रोहन उसे पहचान लेता तो यह दुखद होता, लेकिन अगर वह उसे नहीं पहचानता तो उसे लगता कि वह टूट जाएगी। रोहन ने सहयोगी कंपनी का निरीक्षण किया। स्ट्रेटेजिक हेड के रूप में यह एक नियमित निरीक्षण था। उसने वेयरहाउस का दौरा किया और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। दालान से बाहर निकलते समय उसने कहीं से बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। वह क्या है? आह, वह हमारी कंपनी का शिशुगृह है। यह एक कर्मचारी कल्याण पहल है। रोहन ने लापरवाही से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। शिशुगृह उज्ज्वल और साफ था। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। तब रोहन की नजर एक जगह पर रुक गई। 3 लड़के एक साथ बैठकर ब्लॉक बना रहे थे। उनके चेहरे एक जैसे थे। वे 3 जुड़वां थे। रोहन को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। बच्चों के चेहरे परिचित थे। नहीं, वे परिचित से ज्यादा थे। वे उसके बचपन की तस्वीरों की हूबहू नकल थे। गोल माथा, स्पष्ट आंखें और एक ऊबड़ खाबड़ नाक भी। यह नहीं हो सकता। रोहन के पैरों में जान नहीं रही। उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। सर, उसके साथ आया? कर्मचारी चिंतित होकर पूछा। रोहन ने मुश्किल से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, बस 1 मिनट। रोहन बच्चों से अपनी नजर नहीं हटा सका। उनमें से एक बच्चे ने एक ऊंचा ब्लॉक टावर बनाया, लेकिन वह गिर गया। बच्चा जोर जोर से हंसा और फिर से बनाने लगा। उस हंसी ने रोहन के सीने में छुरा घोंपा। क्या मेरे भी ऐसे बच्चे हो सकते थे? रोहन को याद आया कि उसे एजोस्पर्मिया है। वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता। उन बच्चों के माता पिता कौन हैं? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। 3 जुड़वां। वे हमारे एक कर्मचारी के बच्चे हैं। आरुषि नाम की एक महिला और पिता? वह एक अकेली मां है। वह उन्हें अकेले पाल रही है। रोहन का दिल टूट गया। वह ऐसे प्यारे बच्चों को अकेले पाल रही थी। उनका पिता कहाँ था? ईर्ष्या। मैं उन बच्चों के पिता से ईर्ष्या करता हूं। रोहन ने अनजाने में ऐसा सोचा। एजोस्पर्मिया होने के कारण यह कुछ ऐसा था जो वह कभी नहीं पा सकता था। क्या मैं 1 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूं? बेशक। रोहन शिशु गृह में चला गया। वह धीरे धीरे 3 जुड़वां बच्चों के पास गया। बच्चे अपने ब्लॉक के साथ खेलने में व्यस्त थे। नमस्ते बच्चों, रोहन ने सावधानी से बात की। तीनों जुड़वां ने एक ही समय में सिर उठाया। उन्होंने अपनी बड़ी आंखों से रोहन को देखा। नमस्ते, एक बच्चे ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। रोहन उस आवाज से द्रवित हो गया। तुम लोग कितने साल के हो? 5 साल। तीनों बच्चों ने एक ही समय में उत्तर दिया। रोहन मुस्कुराया। यह एक दुखद मुस्कान थी। क्या तुम लोग ब्लॉक बना रहे हो? क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ, बच्चे चमकीले ढंग से मुस्कुराए। रोहन बच्चों के बगल में बैठ गया। रोहन ने बच्चों के साथ ब्लॉक बनाए। उसने एक ऊंचा टावर बनाया।
बच्चे उत्साहित होकर तालियां बजाने लगे। वाह, ये सच में ऊंचा है अंकल, आप कमाल के हैं। बच्चों की प्रशंसा पर रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। इन बच्चों के पिता उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए? अगर मैं होता तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। एक माँ को 3 बच्चों को अकेले पालने के लिए छोड़ना, एक बेकार आदमी। रोहन ने एक बच्चे को देखा। बच्चा सावधानी से एक ब्लॉक रख रहा था। ध्यान केंद्रित करते समय उसकी जीभ थोड़ी बाहर निकली हुई थी। रोहन ने उस दृश्य में अपना बचपन देखा। उसकी माँ ने कहा था, रोहन, जब तुम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम अपनी जीभ बाहर निकालते हो। यह बिल्कुल वैसा ही था। वे मेरी तरह क्यों दिखते हैं? रोहन भ्रमित था। यह एक संयोग होने के लिए बहुत समान था। अंकल, ये देखो, एक बच्चा एक खिलौना कार लेकर आया। वह उसे रोहन को दिखाना चाहता था। वाह, ये बढ़िया है। क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक कार बनाने वाला बनूंगा। अच्छा, मेरा भी बचपन में यही सपना था। रोहन ने बच्चे के सिर पर थपथपाया। बच्चा चमकीले ढंग से मुस्कुराया। रोहन के हाथ कांप रहे थे। अगर ये बच्चे मेरे होते, रोहन ने कल्पना की। हर सुबह इन बच्चों को जगाना, उन्हें खाना खिलाना और उन्हें किंडरगार्टन ले जाना। शाम को काम से घर आने पर वे पापा कहकर दौड़कर उसे गले लगाते। उसका दिल दुख गया। लेकिन मुझे एजोस्पर्मिया है। यह खुशी मेरे लिए नहीं है। रोहन उदासी से मुस्कुराया। रोहन बच्चों के साथ खेलता रहा। उसने ब्लॉक बनाए, कारें चलाईं और कहानी की किताबें पढ़ीं। क्या यह किताब दिलचस्प है? हाँ, मेरी माँ इसे हर दिन पढ़ती है। तुम्हारी माँ? रोहन का दिल दुख गया। इन बच्चों की माँ 3 बच्चों को अकेले पाल रही है। यह कितना मुश्किल होगा। और बिना पिता के बड़े होने वाले बच्चे कितने अकेले होंगे। रोहन गुस्से से भर गया। कोई आदमी ऐसे प्यारे बच्चों को कैसे छोड़ सकता है? तभी एक बच्चे ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। अंकल, क्या आप मेरे पापा बनेंगे? एक पल के लिए रोहन की सांस रुक गई। बच्चे की मासूम आंखें रोहन को देख रही थीं। हमारे पापा नहीं हैं। माँ ने कहा कि पापा स्वर्ग चले गए, लेकिन क्या आप हमारे पापा नहीं बन सकते? रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा शब्द सुनकर वह खुद को रोक नहीं सका। अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? बच्चा घबराकर पूछा। रोहन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। सच में? तो क्या आप हमारे पापा बनेंगे? रोहन जवाब नहीं दे सका। उसका गला रुंध गया और वह बोल नहीं पा रहा था। माफ करना, मुझे नहीं लगता कि मैं बन सकता हूं। क्यों नहीं? अंकल इसके लायक नहीं है। रोहन ने कांपती आवाज में जवाब दिया। वह खड़ा हो गया। अगर वह और देर यहां रहता तो वह टूट जाता। अंकल, आप जा रहे हैं? इतनी जल्दी? हाँ, मुझे काम के लिए जाना है। अगली बार फिर आना। हाँ, मैं फिर आऊंगा। रोहन शिशु गृह से बाहर निकल गया। वह दालान में खड़ा होकर दीवार से सट गया। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं भी एक पिता बनना चाहता था। काश मेरे भी ऐसे बच्चे होते। रोहन को अपनी स्थिति दयनीय लगी। एजोस्पर्मिया के निदान ने रोहन से सब कुछ छीन लिया था। उसकी पत्नी, उसका परिवार और उसके बच्चे। कविता, तुम अभी कहाँ हो और क्या कर रही हो? रोहन को पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई दिनों तक रोहन काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। हर रात 3 जुड़वां उसके सपनों में आते थे। क्या आप मेरे पापा बनेंगे? बच्चे की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी। मैं पागल हो जाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अगले हफ्ते रोहन फिर से सहयोगी कंपनी का दौरा किया। यह एक आधिकारिक यात्रा नहीं थी। वह व्यक्तिगत रूप से आया था। वह शिशु गृह में गया। उसने 3 जुड़वां बच्चों को देखा। बच्चों ने भी रोहन को पहचान लिया। अंकल, आप आ गए। बच्चे दौड़कर आए। रोहन ने घुटने टेक दिए और बच्चों को गले लगा लिया। छोटे शरीर रोहन की बाहों में समा गए। गर्म। बच्चे इतने गर्म होते हैं। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह इस पल को हमेशा के लिए संजोना चाहता था। हाँ, मैं तुम्हें देखने आया था। सच में? हम भी आपको याद कर रहे थे। बच्चे चमकीले ढंग से मुस्कुराए। रोहन ने उस मुस्कान को देखकर एक अजीब सा दिल टूटने वाला एहसास महसूस किया। सप्ताहांत में
आरुषि ने देर रात तक काम करने का फैसला किया। उसे कुछ बकाया इन्वेंट्री जांच और कागजी काम करना था। यह एक ऐसा समय था जब वह 3 जुड़वां बच्चों को शिशु गृह में नहीं छोड़ सकती थी। आरुषि बच्चों को कंपनी के रेस्ट रूम में ले आई। माँ, क्या हमें यहीं सोना है? हाँ, बस थोड़ी देर और। जैसे ही माँ का काम खत्म होगा हम सीधे घर जाएंगे। ठीक है। तीनों बच्चे रेस्ट रूम के सोफे पर एक साथ लेट गए। आरुषि ने उन्हें एक कंबल से ढक दिया। बच्चे तुरंत सो गए। शुभ रात्रि मेरे बेटों। आरुषि ने बच्चों के माथे पर चूमा और उसने सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। रात 10 बजे। वेयरहाउस शांत था। आरुषि अकेले इन्वेंट्री की जांच कर रही थी और कागजात व्यवस्थित कर रही थी। वह कंप्यूटर के सामने बैठी और टर्मिनल में डेटा दर्ज किया। डेस्क की दराज में आरुषि द्वारा 5 वर्षों में एकत्र किए गए सबूत थे। लेन देन के रिकॉर्ड की प्रतियां, बैंक हस्तांतरण के विवरण और श्रीकांत और माया के बीच के संबंध को व्यवस्थित करने वाले दस्तावेज। मैंने लगभग सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, बस थोड़ा और। आरुषि ने पुष्टि करते हुए दस्तावेजों को पलटा। ये माया और देव के अपराधों को साबित करने वाले सबूत थे। आधी रात होने वाली थी। आरुषि ने कॉफी पीते हुए काम करना जारी रखा। वह थकी हुई थी, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। तभी टक, कहीं से एक अजीब सी आवाज आई। आरुषि ने सिर उठाया। यह रेस्ट रूम की तरफ से थी। क्या? आरुषि अपनी सीट से उठी। रेस्ट रूम की ओर जाते समय उसने धुआं देखा। आग! आरुषि चिल्लाते हुए दौड़ी। जैसे ही उसने रेस्ट रूम का दरवाजा खोला, धुआं अंदर घुस आया। आग पर्दे से ऊपर चढ़ रही थी। बच्चों! आरुषि धुएं में कूद गई। उसका दम घुट रहा था। उसकी आंखों में जलन हो रही थी और उसका गला दुख रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। सोफे पर सो रहे 3 जुड़वां बच्चे धुएं से जाग गए थे और रो रहे थे। उआह! माँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ आ गई है। आरुषि ने एक बच्चे को गोद में लिया। उसने दूसरे हाथ से एक और बच्चे को पकड़ा। बचा हुआ बच्चा आरुषि के कपड़ों से लिपट गया। चलो बाहर निकलते हैं, जल्दी। आरुषि बच्चों को लेकर बाहर निकली। जैसे ही वह दालान में पहुंची, वह बैठ गई। उसकी खांसी नहीं रुक रही थी। माँ, माँ! बच्चों ने आरुषि को हिलाया। आरुषि ने मुश्किल से होश संभाला। मैं ठीक हूं माँ, मैं ठीक हूं। आरुषि ने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। तीनों बच्चे सुरक्षित थे। यह एक राहत की बात थी। क्या आपने 101 पर कॉल किया? रात का चौकीदार एक आग बुझाने वाला यंत्र लेकर दौड़ा। उसने रेस्ट रूम में आग बुझाने वाले यंत्र का छिड़काव किया। आग पर काबू पाया जाने लगा। 10 मिनट बाद दमकल विभाग पहुंचा। उन्होंने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। रेस्ट रूम और पास के वेयरहाउस का एक हिस्सा झुलस गया था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। क्या कोई घायल हुआ है? एक फायर फाइटर ने पूछा। आरुषि ने अपना सिर हिलाया। नहीं, सब ठीक है। हमें कारण की जांच करनी होगी, लेकिन पहले आपको अस्पताल जाना चाहिए। मैं ठीक हूं, बस बच्चों की जांच कर लीजिए। एक पैरामेडिक ने 3 जुड़वां बच्चों की संक्षिप्त जांच की। सौभाग्य से उन्होंने ज्यादा धुआं नहीं सांसा था। लोगों के चले जाने के बाद आरुषि अकेली रह गई। वह रेस्ट रूम में चली गई। उसने जली हुई दीवारें और जले हुए पर्दे देखे। आरुषि अपनी मेज पर गई। उसने दराज खोली। वह खाली थी। नहीं, आरुषि के पैरों में जान नहीं रही। वह फर्श पर बैठ गई। सबूत गायब हो गए थे। उसने जो दस्तावेज एकत्र किए थे, लेन देन के रिकॉर्ड, बैंक हस्तांतरण के विवरण, सब कुछ गायब हो गया था। टर्मिनल भी पिघल गया था। मैं लगभग वहां पहुंच गई थी। आरुषि ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। आंसू बहने लगे। यह किसने किया? आग कोई दुर्घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी, आरुषि के सबूतों को नष्ट करने के लिए। उन्हें पता चल गया कि मैं जांच कर रही हूं। आरुषि डर गई थी। तथ्य यह है कि प्रतिद्वंद्वी इतनी खुले तौर पर आगे बढ़ रहा था। इसका मतलब था कि वे अब और देखने का इरादा नहीं रखते थे। मेरे बच्चे खतरे में पड़ सकते हैं। आरुषि कांप रही थी। आज बच्चे रेस्ट रूम में थे। अगर आग और फैल जाती, अगर बच्चों ने और धुआं सांस लिया होता। कल्पना ही भयानक थी। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए?
क्या मुझे यहीं हार मान लेनी चाहिए? आरुषि ने सोचा, लेकिन वह यहां हार नहीं मान सकती थी। आरुषि धीरे धीरे उठी। उसने फर्श पर देखा, इस उम्मीद में कि कोई सुराग बचा होगा। तभी उसकी नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। यह फर्श पर गिरा एक बटन था। आरुषि ने बटन उठाया। यह एक अनोखा डिजाइन था। एक सुनहरा किनारा, एक काला केंद्र और एक छोटा सा प्रतीक उकेरा हुआ था। यह एक कस्टम निर्मित बटन है। आरुष ने यह बटन पहले भी देखा था। यह देव के सूट पर लगा हुआ बटन था। देव केवल कस्टम निर्मित सूट पहनता था। उसने विशेष रूप से डिजाइन किए गए बटन लगाए थे। यह बिल्कुल वैसा ही बटन था। भाभी यहां आई थीं। आरुषि के हाथ कांप रहे थे। उसने बटन को कसकर पकड़ लिया। आग कोई दुर्घटना नहीं थी। देव खुद आया था। आरुषि के हाथ के लिए देव को आग आई सी, सबूतों को नष्ट करने के लिए, उसे चेतावनी देने के लिए। तुमने बच्चों को भी खतरे में डाल दिया। आरुषि गुस्से से भर गई। वह उस पर हमला करने को सहन कर सकती थी, लेकिन बच्चों को धमकाना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आरुष ने बटन अपनी जेब में रख लिया। वह रेस्ट रूम से बाहर निकल गई। 3 जुड़वां बच्चे दालान में एक कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। माँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ, माँ ठीक है। आरुषि ने बच्चों को गले लगा लिया। छोटे शरीर आरुषि की बाहों में समा गए। तुम डर गए थे? थोड़ा, लेकिन माँ ने हमें बचा लिया, इसलिए हम ठीक हैं। बच्चे के शब्दों ने आरुषि को रुला दिया। उसे इन बच्चों की रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी, हमेशा। आरुषि ने खुद से वादा किया। वह घर लौट आई। बच्चों को बिस्तर पर लिटाने के बाद आरुषि लिविंग रूम में बैठ गई। अधिकांश सबूत नष्ट हो गए थे। 5 साल की मेहनत एक पल में धुआं हो गई थी। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? आरुषि ने एक पल के लिए ऐसा सोचा। वह बहुत थकी हुई थी और बहुत अकेली थी। लेकिन अगर मैं हार मान लूं तो सब खत्म हो जाएगा। सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए एक अपराधी बनी रहूंगी। आरुषि ने अपना सिर हिलाया। मुझे बच्चों को भी दिखाना है कि माँ हार नहीं मानती, कि जो गलत है उसे हमेशा सही किया जाना चाहिए। आरुषि फिर से उठी। उसने अपनी जेब से बटन निकाला। उसने उसे सावधानी से अपनी डेस्क की दराज में रख दिया। मेरे पास घर पर बैकअप फाइलें भी हैं। अगर मैं फिर से शुरू करूं तो मैं यह कर सकती हूं। आरुषि ने अपना कंप्यूटर चालू किया। उसने एक फाइल खोली। उसने जो डेटा एकत्र किया था वह स्क्रीन पर दिखाई दिया। मैं यह कर सकती हूं, मैं इसे फिर से कर सकती हूं। आरुषि ने कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। उसने डेटा को फिर से व्यवस्थित किया और लापता भागों को नोट किया। खिड़की के बाहर भूर हो रही थी। आरुषि ने रात भर काम किया। वह थक गई थी, लेकिन वह रुकी नहीं। इस बार मुझे और सावधान रहना होगा, बिना पकड़े जाने के। आरुषि ने एक योजना बनाई। अब केवल सबूत इकट्ठा करना काफी नहीं था। उसे एक ही बार में एक निर्णायक प्रहार करना था। कुछ दिनों बाद आरुषि काम पर लौट आई। उसके सहकर्मियों ने चिंता से पूछा, आरुषि जी, क्या आप ठीक हैं? आप जरूर बहुत डर गई होंगी। हाँ, मैं ठीक हूं। क्या आग का कारण पता चला? अभी नहीं, वे अभी भी जांच कर रहे हैं। आरुषि ने शांति से जवाब दिया, लेकिन मन ही मन उसका गुस्सा उबल रहा था। दोपहर के भोजन के समय आरुषि वेयरहाउस के एक कोने में अकेली बैठी थी। उसने अपना लंच खाते हुए सोचा, तथ्य यह है कि भाभी ने खुद कदम उठाया। इसका मतलब है कि मैं सार के करीब आ गई हूं। अगर मैं और गहराई से जांच करूं तो मैं सच्चाई को उजागर कर सकती हूं। आरुषि ने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। वह हार नहीं मानेगी। उस रात बच्चों को सुलाने के बाद आरुषि फिर से अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसने डेटा का विश्लेषण किया और अपने अगले कदम की योजना बनाई। अचानक उसे रोहन की याद आई। रोहन को अभी भी कुछ नहीं पता होगा। आरुषि को मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं। रोहन के बारे में सोचने से उसका दिल दुखता था, लेकिन अब समय आ गया था कि रोहन भी सच्चाई जाने। जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। आरुषि ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने उस दराज को देखा जिसमें बटन था। सबूतों को फिर से एक एक करके इकट्ठा करना होगा, लेकिन अब आरुषि के पास एक और भी शक्तिशाली हथियार था। सबूत है कि देव ने उस पर हमला किया था, वह बटन।
आरुषि अंधेरे में रोशनी की तलाश कर रही थी, और वह रोशनी ज्यादा दूर नहीं थी। सोमवार की सुबह रोहन काम पर गया। एक स्ट्रेटेजिक हेड की बैठक निर्धारित थी। रोहन बैठक कक्ष में गया और अपनी सीट पर बैठ गया। अधिकारी एक एक करके इकट्ठा होने लगे। सर, क्या आपने सुना? एक अधिकारी ने पूछा। क्या? सप्ताहांत में एक सहयोगी कंपनी में आग लग गई थी। रोहन का दिल डूब गया। आग? हाँ, रेस्ट रूम में आग लग गई थी। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। रोहन ने अपने हाथ से पेन गिरा दिया। पेन फर्श पर गिर गया। क्या कोई घायल हुआ? नहीं, लेकिन एक कर्मचारी 3 जुड़वां बच्चों के साथ था और बाल बाल बच गया। रोहन को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। 3 जुड़वां? वे बच्चे खतरे में थे। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पिछले हफ्ते उसने जो बच्चे देखे थे, उनके चेहरे उसके दिमाग में कौंध गए। ब्लॉग बनाते हुए, हंसते हुए चेहरे। अंकल, क्या आप हमारे पापा बनेंगे? मासूम आंखों ने पूछा था। सर, क्या आप ठीक हैं? हाँ, हाँ, मैं ठीक हूं, रोहन ने मुश्किल से जवाब दिया, लेकिन उसे बैठक में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बैठक खत्म होने के बाद रोहन लड़खड़ाते हुए अपने दफ्तर लौट आया। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। आग, बच्चे घायल हो सकते थे। रोहन ने कांपते हाथों से अपना कंप्यूटर चालू किया। उसने कंपनी के मानव संसाधन प्रणाली में लॉग इन किया। उसने 3 जुड़वां बच्चों की मां का नाम खोजा, आरुषि। एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दी। कविता। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने माउस गिरा दिया। उसने स्क्रीन को घूर कर देखा। कविता, मेरी पत्नी? नहीं, पूर्व पत्नी। रोहन को लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है। वह वही थी जिसे उसने छोड़ दिया था। क्या उसने अपना नाम बदल लिया? आरुषि, मुझसे बचने के लिए? रोहन ने तस्वीर में कविता को देखा। एक बिना मुस्कान वाला चेहरा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। मैंने उसे ऐसा बना दिया। रोहन की आंखों में आंसू भर आए। तो फिर वे 3 जुड़वां। रोहन ने कांपते हाथों से कर्मचारी की जानकारी को और खोजा। कविता के रोजगार की तारीख, अनुभव और आश्रितों की स्थिति दिखाई दी। आश्रित, 3 बच्चे लिखा हुआ था। कविता के बच्चे। वे बच्चे जब उसने कहा था कि वह 5 साल पहले गर्भवती थी। रोहन का दिमाग खाली हो गया। लेकिन वे मेरी तरह क्यों दिखते हैं? मुझे तो एजोस्पर्मिया है। रोहन ने 5 साल पहले की बात सोची। अस्पताल से मिली मेडिकल रिपोर्ट, एजोस्पर्मिया का परिणाम। इसीलिए उसने कविता पर शक किया था। लेकिन अगर वह गलत थी, रोहन को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। रोहन ने अपनी कार चलाई। उसने बेतहाशा गाड़ी चलाई। वह जिस स्थान पर पहुंचा, वह उस अस्पताल से अलग था जहां उसने पहले जांच करवाई थी। यह एक ऐसा अस्पताल था जिसका दवा कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। मैं एक विस्तृत जांच करवाना चाहता हूं, रोहन ने कांपती आवाज में कहा। किस तरह की जांच? एक शुक्राणु जांच। अभी। कर्मचारी ने घबराकर देखा। अभी यह मुश्किल है। आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होगा, प्लीज। यह एक आपात स्थिति है। रोहन के हताश भाव पर कर्मचारी ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। 1 मिनट रुकिए। 1 घंटे बाद रोहन की जांच हुई। डॉक्टर ने कहा, नतीजे 1 हफ्ते में आएंगे। 1 हफ्ते? क्या यह जल्दी नहीं हो सकता? मैं इसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। रोहन अस्पताल से बाहर निकल गया, लेकिन अपनी कार में बैठने के बाद भी वह इंजन चालू नहीं कर सका। 1 हफ्ते। मैं 1 हफ्ते कैसे इंतजार कर सकता हूं? उस दिन से रोहन ने एक नारकीय समय बिताया। वह रात में सो नहीं पाता था। जब भी वह अपनी आंखें बंद करता, 3 जुड़वां बच्चों के चेहरे उसके सामने आ जाते। वे बच्चे जो बिल्कुल उसकी तरह दिखते थे। अंकल, क्या आप हमारे पापा बनेंगे? बच्चे की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी। रोहन ने अपना तकिया पकड़कर रोया। अगर मैं सामान्य हूं, तो वे बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे असली बच्चे। रोहन को उस विचार से ही दम घुटने लगा। दिन में वह कंपनी में काम करता था, लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। वह दस्तावेजों को देखते हुए खालीपन से खिड़की से बाहर देखता था। बैठकों के दौरान भी वह कहीं और खोया रहता था। अगर मुझे एजोस्पर्मिया नहीं होता, तो 5 साल पहले मैं क्या था? रोहन ने जो किया था उसे याद किया।
जब कविता ने उसे बताया कि वह गर्भवती है तो रोहन ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि यह असंभव है क्योंकि उसे एजोस्पर्मिया है। इसलिए उसने कविता पर शक किया। उसने मान लिया कि वे किसी और के बच्चे हैं। कविता रोई और विनती की, वे तुम्हारे बच्चे हैं, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। लेकिन रोहन ने नहीं सुना। उसने ठीक से जांच भी नहीं की। उसने सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास किया। उसने कविता को अपना बचाव करने का मौका भी नहीं दिया और उसने जल्दी से तलाक ले लिया। उसने कागजात पर हस्ताक्षर किए और कविता को बाहर निकाल दिया। उसने उसे गर्भवती होने पर घर से निकाल दिया। रोहन को एहसास हुआ कि वह कितना कायर था। तीसरे दिन की रात रोहन ने शराब पी। वह नशे में होना चाहता था। वह इस दर्द से बचना चाहता था। लेकिन नशे में होने पर भी दर्द कम नहीं हुआ। इसके बजाय यह और भी स्पष्ट हो गया। कविता, माफ करना। रोहन लिविंग रूम के फर्श पर बैठकर रोया। वयस्क होने के बाद यह पहली बार था जब वह इस तरह रोया था। चौथा, पांचवां और छठा दिन भी वैसा ही था। रोहन को हर रात बुरे सपने आते थे। कविता के सपने जो उसे दोष देते थे। तुमने मुझे छोड़ दिया। उस दिन जब मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती थी, सपने में, कविता ने कहा। रोहन अपना बचाव करना चाहता था लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। एक हफ्ता बीत गया। रोहन फिर से अस्पताल गया। वेटिंग रूम में बैठते समय उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। रोहन मेहरा, एक नर्स ने बुलाया। रोहन कांपते पैरों से उठा। वह डॉक्टर के दफ्तर में चला गया। डॉक्टर दस्तावेज देख रहा था। रोहन कुर्सी पर बैठ गया लेकिन वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। नतीजे आ गए हैं। डॉक्टर ने उसे दस्तावेज दिए। रोहन ने कांपते हाथों से दस्तावेज ले लिए। उसने अपनी आंखों से परिणामों को पढ़ा। सामान्य। रोहन के हाथ से दस्तावेज गिर गए। वे फर्श पर बिखर गए। क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर ने पूछा। लेकिन रोहन जवाब नहीं दे सका। मुझे एजोस्पर्मिया नहीं है। मैं सामान्य हूं। मैं बच्चे पैदा कर सकता हूं। रोहन को लगा जैसे सब कुछ बिखर रहा है। तो फिर 5 साल पहले की मेडिकल रिपोर्ट क्या थी? यह एक झूठ था। रोहन हांफने लगा। उसका सीना भारी हो गया। किसी ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने परीक्षण के परिणामों में हेरफेर किया। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। कविता ने सच कहा था कि वह मेरे बच्चे से गर्भवती थी, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर के दफ्तर में, डॉक्टर के सामने उसने बिना किसी शर्म के रोया। वह अस्पताल से बाहर निकल गया, लेकिन अपनी कार में बैठने के बाद भी वह काफी देर तक खालीपन से बैठा रहा। 3 जुड़वां। वे बच्चे मेरे बच्चे हैं। रोहन ने बच्चों के चेहरों को याद किया। वे चेहरे जो बिल्कुल उसकी तरह दिखते थे। यह स्वाभाविक था। वे उसके असली बच्चे थे। मैं एक पिता था और मुझे उनके अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता था। एक पिता के रूप में मैं एक बार भी उनके लिए वहां नहीं था। रोहन ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। कविता को कैसा लगा होगा? 3 बच्चों को अकेले जन्म देना और पालना कितना मुश्किल रहा होगा। वह कितनी अकेली रही होगी। रोहन को कल्पना से ही दिल टूटने लगा। रोहन ने एक फैसला किया। मुझे कविता से मिलना है। मुझे उसे सच बताना है। कविता से मिलने जाने से पहले रोहन ने स्नान किया और एक सूट पहना। उसने आईने में देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने अपनी कार सहयोगी कंपनी की ओर चलाई। रास्ते में उसका दिल धड़कता रहा। मुझे क्या कहना चाहिए? माफ करना, क्या यह काफी होगा? रोहन जानता था शब्द काफी नहीं थे, लेकिन उसे कहीं से तो शुरू करना था। वह ऐसे ही चुप नहीं रह सकता था। जैसे ही वह सहयोगी कंपनी में पहुंचा, उसने दूर से कविता को देखा। वह इन्वेंट्री की जांच कर रही थी और एक दस्तावेज पर निशान लगा रही थी। रोहन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। कविता, रोहन ने सावधानी से कहा। कविता ने सिर उठाया। उस सामसे कहा दारी है। पल, उनकी आंखें मिलीं। कविता का चेहरा कठोर हो गया। उसके हाथ में दस्तावेज फर्श पर गिर गए। उसके होंठ कांप रहे थे। तुम। कविता की आवाज कांप रही थी। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया।
मुझे कुछ कहना है, क्या तुम सुन सकती हो? यह 5 साल में उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन यह एक खुशी की मुलाकात नहीं थी। यह एक दर्दनाक और दुखद मुलाकात थी। सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन उस सच्चाई ने रोहन को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब रोहन जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, और उस गलती को सुधारने के लिए उसे चुप्पी की नहीं, बल्कि कार्रवाई की जरूरत थी। कविता ने काफी देर तक रोहन को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी थी। तुम्हें कुछ कहना है? कविता की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। प्लीज सुन लो, रोहन ने कांपती आवाज में कहा। कविता ने अपनी बाहें बांध लीं और रोहन को नीचे देखा। ठीक है, मैं सुनूंगी। क्या बात है? वे दोनों वेयरहाउस के एक कोने में चले गए, लोगों की नजरों से बचने के लिए। रोहन कविता के सामने खड़ा हो गया। कविता दीवार से सटकर रोहन को देखती रही। बोलो, मैंने फिर से टेस्ट करवाया, एक और अस्पताल में। रोहन ने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला। यह एक अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट थी। उसने उसे कविता को दिया। कविता ने दस्तावेज लेकर पढ़ा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हाँ, मुझे एजोस्पर्मिया नहीं था। परीक्षण के परिणाम में हेरफेर किया गया था। कविता के हाथ कांप रहे थे। उसने दस्तावेज को कसकर पकड़ लिया। तो तुम अब यहां क्यों आए हो? माफ करना, मुझे सच में माफ कर दो। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम पर विश्वास न करने के लिए, तुम पर शक करने के लिए, और ठीक से जांच किए बिना निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। यह सब मेरी गलती थी। कविता ने जवाब नहीं दिया। वह बस दस्तावेज को देखती रही। 3 जुड़वां। हाँ, वे मेरी तरह दिखते हैं। रोहन की आवाज और भी कांपने लगी। अब यह जानकर क्या फायदा? कविता ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या तुम जानते हो कि 3 जुड़वां बच्चों को जन्म देना कितना मुश्किल था? बच्चों को देखकर मैं खुश होने के बजाय अभिभूत थी। मैं उन्हें कैसे पालूंगी, अकेले 3 बच्चों को? जब बच्चे अपने पिता के बारे में पूछते हैं, मैं उन्हें यह नहीं बता सकती कि उनके पिता ने हमें छोड़ दिया, इसलिए मैंने कहा कि वह मर गए। क्या तुम जानते हो कि ऐसा कहना मुझे कैसा लगता है? रोहन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। माफ करना, माफ करना। माफी मांगने से क्या सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें माफी मांगनी ही चाहिए, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती। कविता ने ठंड से कहा। बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। रोहन फर्श पर बैठकर अपना सिर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। काफी देर तक खामोशी छाई रही। कविता ने पहले बोलना शुरू किया, लेकिन परीक्षण के परिणाम में हेरफेर क्यों किया गया था? रोहन ने सिर उठाया। मुझे नहीं पता किसने और क्यों किया। क्या यह तुम्हारी कंपनी का कोई व्यक्ति हो सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? भारत फार्मा, तुम्हारा भाई? रोहन का चेहरा कठोर हो गया। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं भी जांच कर रही थी, कविता ने कहा। मुझ पर गबन का झूठा आरोप लगाया गया और मुझे निकाल दिया गया। यह एक साजिश थी। किसी ने मुझे अपराधी बनाया। जब मैंने जांच की तो यह आपके भाई और आपकी छोटी मां की ओर इशारा कर रहा था। रोहन हैरान था। क्या तुम्हारे पास सबूत है? था, लेकिन आग में सब कुछ जल गया। कविता ने उदासी से मुस्कुराया। वह आग भी जानबूझकर लगाई गई थी। भाभी खुद आई थीं। यह बटन सबूत है। कविता ने अपनी जेब से एक सुनहरा बटन निकाला। रोहन ने उस बटन को पहचान लिया। यह एक विशेष बटन था जो देव अपने एक बटन नाला आखा को भी नाला आखा एक बटन नाला आखा एक बटन नाला कस्टम निर्मित सूट पर लगाता था। भाई? भाई खुद? हाँ, मेरे सबूतों को नष्ट करने के लिए और मुझे चेतावनी देने के लिए। रोहन गुस्से से भर गया। उसने बच्चों को भी खतरे में डाल दिया। मेरा भाई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आप लोगों को नहीं जानते। सत्ता और पैसे के सामने, कविता ने कहा, मैं अकेले यह नहीं कर सकती। मेरे सभी सबूत नष्ट हो गए हैं और अब मैं सिर्फ एक वेयरहाउस कर्मचारी हूं। कविता ने सीधे रोहन की आंखों में देखा। लेकिन तुम अलग हो। तुम स्ट्रेटेजिक हेड हो। तुम्हारे पास अधिकार है और जानकारी तक पहुंच है। तुम क्या कहना चाहती हो? चलो एक साथ जांच करते हैं। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हमें असली अपराधी को खोजना होगा, और वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे परीक्षण के परिणामों में हेरफेर किया। रोहन ने कविता को देखा। कविता की आंखें दृढ़ थीं।
क्या तुम मदद करोगी? बेशक, मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। एक शर्त है, कविता ने कहा। यह हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए नहीं है, यह सिर्फ सच्चाई को उजागर करने के लिए है। जब यह खत्म हो जाएगा तो तुम अपने रास्ते जाओगे और मैं अपने रास्ते जाऊंगी। रोहन का दिल दुख गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जैसा तुम चाहोगी वैसा करूंगा। उस दिन से वे दोनों एक साथ काम करने लगे। रोहन ने कंपनी के आंतरिक रिकॉर्ड की जांच की। उसने वित्तीय रिकॉर्ड, लेन देन के इतिहास और ईमेल लॉग की जांच की। कविता ने वेयरहाउस में काम करते हुए लॉजिस्टिक्स रिकॉर्ड की जांच की। एक साथ काम करके दोनों ने देव द्वारा एक गुप्त कोष बनाने का निर्णायक सबूत खोजा और उन्होंने यह भी सबूत पाया कि रोहन के परीक्षण के परिणामों में हेरफेर माया के आदेश पर किया गया था। वे नर्स से एक बयान प्राप्त करने में सक्षम थे। अब यह काफी है, कविता ने कहा। इसकी साथ है पुरादा को लाभा जानकारी के साथ हम इसे साबित कर सकते हैं। हम इसे कब सार्वजनिक करेंगे? उत्तराधिकारी की घोषणा बोर्ड की बैठक में। उस दिन सभी अधिकारी और निदेशक इकट्ठा होंगे। रोहन ने सिर हिलाया। बोर्ड की बैठक का दिन आ गया। अधिकारी बड़े बैठक कक्ष में इकट्ठा हुए। सब उत्तराधिकारी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा है। भारत फार्मा का अगला उत्तराधिकारी। तभी बैठक कक्ष का दरवाजा खुला। रोहन अंदर आया। उसके हाथ में दस्तावेजों का एक ढेर था। 1 मिनट रुकिए, रोहन ने कहा। देव का चेहरा कठोर हो गया। रोहन, तुम अभी क्या कर रहे हो? घोषणा से पहले आपको कुछ देखना है। सभी को। रोहन ने दस्तावेज बांटे। अधिकारियों ने दस्तावेज लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए। यह क्या है? एक अधिकारी ने पूछा। यह देव के सार्वजनिक धन के गबन का सबूत है, रोहन ने शांति से कहा। 5 साल पहले मेरी पत्नी कविता को गबन के झूठे आरोप में निकाल दिया गया था। यह एक साजिश थी। असली अपराधी देव, उपाध्यक्ष थे। देव अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। तुम अभी क्या कह रहे हो? सबूत हैं। लेन देन का इतिहास, बैंक हस्तांतरण के रिकॉर्ड और यह बटन। रोहन ने सुनहरा बटन निकाला। पिछले हफ्ते सहयोगी कंपनी में आग, वह भी देव द्वारा सबूतों को नष्ट करने के लिए लगाई गई आगजनी थी। घटनास्थल पर मिला यह बटन सबूत है। बैठक कक्ष में हलचल मच गई। अधिकारी देव को देखने लगे। यह एक मनगढ़ंत कहानी है। एक मनगढ़ंत कहानी, देव चिल्लाया। यह मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मैंने पहले ही सभी दस्तावेज आंतरिक लेखा परीक्षा टीम और जांच एजेंसियों को सौंप दिए हैं, रोहन ने कहा। तभी बैठक कक्ष का दरवाजा फिर से खुला। जांचकर्ता अंदर आए। देव मेहरा, आपको आधिकारिक गबन और आगजनी के लिए उकसाने के आरोप में हमारे साथ आने के लिए कहा गया है। देव वहीं बैठ गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। माया भी वैसी ही थी। भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? रोहन ने चुपचाप पूछा। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति का बलिदान क्यों दिया और मेरा जीवन भी बर्बाद कर दिया? देव ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर झुका लिया। जांचकर्ता देव और माया को ले गए। बैठक कक्ष में खामोशी छा गई। रोहन बैठक कक्ष से बाहर निकल गया। कविता दालान में इंतजार कर रही थी। खत्म हो गया, रोहन ने कहा। अब मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। कविता ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैंने बस वही किया जो सही था। वे दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। यह एक खामोश पल था। क्या मैं बच्चों को देख सकता हूं? रोहन ने सावधानी से पूछा। अभी नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं, कविता ने जवाब दिया। एक दिन मैं बच्चों को बताऊंगी कि उनका एक पिता है। मैं इंतजार करूंगा, जितना समय लगे। रोहन ईमानदार था। कविता थोड़ा मुस्कुराई। यह एक मुस्कान थी जो उसने लंबे समय में नहीं देखी थी। वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन अब यह अलग था। सच्चाई सामने आ गई थी और न्याय की जीत हुई थी। और दोनों के बीच, भले ही पतला, एक धागा था जो फिर से जुड़ गया था। यह पुलिस स्टेशन का पूछताछ कक्ष था। देव और माया से अलग अलग पूछताछ की जा रही थी। गबन, विश्वासघात, दस्तावेजों में जालसाजी और आगजनी के लिए उकसाने के आरोप थे। देव से पहले पूछताछ की गई। एक जासूस ने सबूतों का एक ढेर फैला दिया।
देव मेहरा, क्या आप इस बैंक हस्तांतरण के विवरण की व्याख्या कर सकते हैं? देव ने दस्तावेजों को देखकर अपने हाथ कांपते हुए देखा। मैं एक शेल कंपनी के माध्यम से एक गुप्त कोष बनाना, कविता पर झूठा आरोप लगाना और हाल ही में सहयोगी कंपनी में आगजनी। हमारे पास सभी सबूत हैं, जासूस ने ठंड से कहा। देव एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने बोलना शुरू किया। यह सब मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? माया ने, मेरी माँ ने। देव की आवाज कांप रही थी। यह सब मेरी माँ के कहने पर हुआ था। भाभी को अपराधी बनाना, मेरे भाई के परीक्षण के परिणामों में हेरफेर करना और सबूतों को नष्ट करना, यह सब माँ का काम था। आपने अपनी माँ के आदेशों का पालन क्यों किया? मैं उनका विरोध नहीं कर सकता था। मैं अपनी माँ से डरता था और मुझे डर था कि अगर मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध गया तो मैं अपनी स्थिति खो दूंगा। मैंने बस वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। देव ने अपना सिर झुका लिया। बगल के पूछताछ कक्ष में माया से पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ कक्ष के बाहर दालान में विक्रम खड़ा था। जब उसने सुना कि देव और माया से पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया है तो वह खुद आया था। एक जासूस ने विक्रम को रास्ता दिखाया। चेयरमैन साहब, अगर आप यहां आएं तो आप पूछताछ की प्रक्रिया देख सकते हैं। विक्रम ने एक तरफा आईने से माया को देखा। माया को नहीं पता था कि विक्रम उसे देख रहा है। जासूस ने माया से पूछा, माया जी, देव मेहरा आप पर सारा दोष मढ़ रहा है क्या? माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कह रहा है कि उसने सिर्फ आदेशों का पालन किया। ऐसा कृतघ्न? माया ने अपनी मुट्ठी से मेज पर मुक्का मारा। मैंने एक सचिव के बेटे को चेयरमैन का बेटा बनाया और वह मेरी दया को नहीं पहचानता। अब वह मुझे छोड़ रहा है। एक पल के लिए एक तरफा आईने के पीछे विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। एक सचिव का बेटा। विक्रम का दिमाग खाली हो गया। माया की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। मैंने उसे पाला। मैंने श्रीकांत के बेटे को मेहरा परिवार का उत्तराधिकारी बनाया। विक्रम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने पूछताछ कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। तुमने क्या कहा? विक्रम की आवाज पूछताछ कक्ष में गूंज उठी। माया ने अपना सिर घुमाया। विक्रम को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम, तुम यहां क्यों हो? मैं यहां क्यों हूं? मुझे यहां होना ही चाहिए। विक्रम माया के पास गया। तुमने अभी क्या कहा? एक सचिव का बेटा? क्या मतलब, श्रीकांत का बेटा? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। माया ने अपना हाथ हिलाया। देव तुम्हारा बेटा है। वह तुम्हारा बेटा है। झूठ मत बोलो। विक्रम चिल्लाया। मैंने सब कुछ सुना। तुमने एक सचिव के बेटे को चेयरमैन का बेटा बनाया। यह मैंने गुस्से में कहा था, क्योंकि देव ने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे 30 से ज्यादा सालों तक धोखा दिया। विक्रम की आवाज कांप रही थी। मैंने किसी और के बेटे को अपना बेटा मानकर पाला? मैंने उसे कंपनी का उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की? नहीं, देव तुम्हारा बेटा है। माया ने सख्त रूप से इनकार किया। लेकिन विक्रम को अब सच्चाई का पता चल गया था। झूठ। मैंने अपने कानों से तुम्हारे शब्द सुने। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। विक्रम, प्लीज चुप रहो। विक्रम चिल्लाया। माया चौंक गई। 30 साल तक तुमने मुझे एक मूर्ख बनाया। तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया कि देव मेरा बेटा है और तुमने मुझे उस बच्चे को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पालने पर मजबूर किया। विक्रम की आवाज ठंडी हो गई। अब मुझे समझ में आया कि हमारे घर में जो कुछ भी हुआ। विक्रम, मुझसे बात मत करो। विक्रम ने माया को नीचे देखा। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अपनी सारी शक्ति और अधिकार का उपयोग करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें सबसे कड़ी सजा मिले। प्लीज मुझे माफ कर दो। माया घुटनों के बल बैठ गई, लेकिन विक्रम ने अपना सिर हिलाया। कोई माफी नहीं, कोई वकील नहीं, कोई कम सजा नहीं, कोई प्रोबेशन नहीं। विक्रम ने जासूस की ओर रुख किया। श्रीकांत को भी ढूंढो। वह एक साथी होगा। मैं उस कमीने को भी नहीं छोड़ूंगा। जी। जासूस ने सिर हिलाया। विक्रम पूछताछ कक्ष से बाहर जाने वाला था। माया ने विक्रम की पैंट पकड़ ली। विक्रम, प्लीज, हमारे रिश्ते के लिए। हमारा रिश्ता? विक्रम ठंड से हंसा। हमारा रिश्ता झूठ और विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं था।
अब यह खत्म हो गया है। विक्रम ने माया का हाथ झटक दिया। वह पूछताछ कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद जांच पूरी हो गई। देव और माया को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजकों ने दोनों पर गबन, विश्वासघात, दस्तावेजों में जालसाजी और आगजनी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। श्रीकांत से भी एक साथी के रूप में पूछताछ की गई। कविता की बेगुनाही को भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। 5 साल का कलंक धुल गया था। भारत फार्मा ने एक आधिकारिक माफीनामा जारी किया और उन्होंने कविता को नौकरी पर वापस आने का प्रस्ताव दिया। कविता जी, क्या आप गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में उप प्रबंधक के रूप में फिर से शामिल होंगी? मानव संसाधन प्रतिनिधि ने पूछा। कविता ने सिर हिलाया। धन्यवाद। यह नौकरी पर वापस आने के बाद पहला सप्ताहांत था। कविता 3 जुड़वां बच्चों के साथ एक पार्क में आई थी। बच्चे खेल रहे थे। माँ, वहां देखो, एक बच्चे ने अपनी उंगली से इशारा किया। कविता ने पीछे मुड़कर देखा। रोहन दूर से चल रहा था। कविता घबरा गई। वह यहां क्यों आया? रोहन कविता के पास आया। उसने सिर झुकाकर नमस्ते किया। नमस्ते। तुम यहां क्यों आए हो? मैं बच्चों को देखना चाहता था। तभी 3 जुड़वां बच्चों ने रोहन को पहचान लिया। अंकल, बच्चे दौड़कर आए। वे रोहन को याद कर रहे थे। वह वही अंकल था जिसके साथ उन्होंने शिशु गृह में खेला था। अंकल, क्या आप हमारे पापा बनने जा रहे हैं? एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा। कविता की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? मैंने अंकल से पूछा कि क्या वह हमारे पापा बन सकते हैं, और उन्होंने कहा कि वह इस बारे में सोचेंगे। बच्चे ने कहा। कविता ने रोहन को घूरा। तुम बच्चों से कब मिले? पिछली बार जब मैं सहयोगी कंपनी गया था। रोहन ने सावधानी से जवाब दिया। मैंने शिशु गृह में बच्चों के साथ खेला। तब मुझे नहीं पता था कि वे मेरे बच्चे हैं। कविता का भाव जटिल था। रोहन ने घुटने टेक दिए और बच्चों की आंखों के स्तर पर आ गया। हाँ, अंकल। नहीं, पापा ने फैसला कर लिया है, रोहन ने बच्चों से कहा। लेकिन मां ने कहा कि इंतजार करो। क्यों? पापा अभी तैयार नहीं है। रोहन ने कविता को देखा। कविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पापा हार नहीं मानेंगे। मैं इंतजार करता रहूंगा और मैं कोशिश करता रहूंगा। बच्चों ने सिर हिलाया। तो फिर आप हमारे पापा कब बनेंगे? जब मां कहेगी कि ठीक है। रोहन मुस्कुराया। बच्चे भी मुस्कुराए। कविता ने नजारा देखा। उसकी आंखें जलने लगीं। रोहन उठ खड़ा हुआ। वह कविता के पास गया। मैं जिम्मेदारी लूंगा, कानूनी और नैतिक रूप से। यह तो स्वाभाविक है, कविता ने ठंड से कहा। मुझे पता है, लेकिन यह काफी नहीं है। मैं एक असली पिता बनना चाहता हूं, बच्चों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं जीवन भर कोशिश करूंगा। कविता एक पल के लिए चुप रही और उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं तुम्हें तुरंत माफ नहीं कर सकती। 5 साल का समय बीत चुका है, स्वाभाविक रूप से। लेकिन कविता ने सीधे रोहन की आंखों में देखा। कम से कम बच्चों के सामने मैं सच्चाई और जिम्मेदारी से न भागने के तुम्हारे रवैये को स्वीकार करूंगी। मुझे लगता है कि यह एक शुरुआत हो सकती है। रोहन की आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। वे दोनों एक बेंच पर बैठ गए। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे। पापा, एक बच्चे ने रोहन को बुलाया। रोहन का दिल धड़क उठा। क्या उसने तुम्हें अभी बुलाया? कविता ने पूछा। हाँ, मुझे अभी पापा बुलाना जल्दबाजी है, मुझे पता है, लेकिन यह अच्छा लगता है। रोहन मुस्कुराया। कविता भी थोड़ा मुस्कुराई। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मैं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। सूरज डूब रहा था। यह एक गर्म दोपहर थी। चारों लोग एक साथ पार्क में चले। रोहन ने बच्चों के हाथ पकड़े। वे छोटे और गर्म हाथ थे। शायद मैं जीवन भर यही चाहता था, मेरी प्यारी पत्नी और मेरे जैसे दिखने वाले बच्चों के साथ यह पल। कविता ने नजारा देखा। उसे मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं, गुस्सा, दुख और थोड़ी सी उम्मीद। कविता को अभी भी यकीन नहीं था, लेकिन उसने एक मौका देने का फैसला किया, बच्चों के लिए। पार्क से निकलते समय रोहन ने पूछा, क्या हम अगले हफ्ते मिल सकते हैं? पता नहीं, मैं सोचूंगी, मैं इंतजार करूंगा। वे दोनों अलग हो गए, लेकिन यह एक पूर्ण विदाई नहीं थी। रोहन अपनी कार में बैठकर पीछे मुड़ा। कविता और बच्चे हाथ हिला रहे थे। रोहन ने भी हाथ हिलाया। धन्यवाद,
मुझे यह मौका देने के लिए रोहन ने ईमानदारी से धन्यवाद दिया। आगे का रास्ता लंबा था। माफ किए जाने तक, एक असली परिवार बनने तक बहुत समय लगेगा। लेकिन रोहन हार नहीं मानेगा। इस बार वह भागेगा नहीं। और एक दिन, सच में एक दिन, मेरा परिवार एक असली परिवार बन सकता है। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा समर्थन करें। और अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप इन दिनों पूरा करना चाहते हैं तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें। हम आपके साथ मिलकर उस इच्छा के पूरे होने की कामना करेंगे।